शाबाश। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज आपका दिन सफल हो। भगवान, ईश्वर, प्रभु, गॉड, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपके मनोकामना को पूरा करे और आपको सतत बल, सबल, बुद्धि प्रदान करे, ताकि आप अपने कार्यों में एक सफलता पूर्वक उस कार्य को प्राप्त कर सके और उस कार्य में हमेशा निरंतर सफलता प्राप्त कर सके। तो ऐसे ही आज के दिन की शुरुआत करते हैं प्रभु का नाम लेकर के। शुरुआत करते हैं एक विचार से। विचार क्या है? कला अति सूक्ष्म, कला अति सूक्ष्म और कोमल है। कला बिल्कुल सूक्ष्म है और बिल्कुल कोमल है, अतः अपनी गति के साथ यह मस्तिष्क को भी कोमल और सूक्ष्म बना देती है। आप जितना अपने अंदर में कला लेके आएंगे, जितना अपने अंदर में कला लेके आएंगे, उतना ही वह आपको और सूक्ष्म और कोमल बना देगी। यानी अपने अंदर कला लेके आइए, अपने अंदर द्वेष की भावना मत लेके आइए, अपने अंदर घृणा की भावना मत लेके आइए, अपने अंदर दुराव की भावना मत लेके आइए। ये सब भावनाएं आपको क्या करेंगी? आपको नीचे लेके जाएंगी, आपका ग्राफ नीचे करेंगी। जितना ही आप अपने आप को स्किल्ड करेंगे, स्किल पढ़ाने में, स्किल लिखाने में, स्किल बातचीत करने में, स्किल अपनी बात को एक्सप्रेस करने में, स्किल जो है कोई और अलग चीजों में, तो वो जब स्किल अपने पास लेके आएंगे, उसी स्किल से आपका नाम होगा। जितने भी सारे बड़े लोग हुए हैं, वो चाहे महात्मा गांधी हुए हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हुए हो, चाहे अरविंदो हुए, ये जो कोट है, ये अरविंदो जी का कोट है, तो अरविंदो जी हुए हो, चाहे वह स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे कितने भी जो भी लोग थे, वो सारे लोग जो आज महान बने हैं, उन्होंने अपनी कला को ही आगे बढ़ाया है। कला को आगे बढ़ाया। कला की देवी, संगीत की देवी, जिसको स्वर कोकिला कहते थे, अभी अपने इस 2022 के में उन्होंने अपना ई लीला समाप्त की है। तो ऐसे वो, उन्होंने अपनी कला को अपना वर्चस्व बनाया था, जबकि वो भी बिल्कुल ऐसे घराने से थी कि जहां से कि उनके पास कुछ भी नहीं था। उस अवस्था में भी उन्होंने अपने आप को एक कीर्तिमान स्थापित किया, कीर्तिमान स्थापित किया। और ऐसे कीर्तिमान हमें भी स्थापित करने हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि वह चीज हम प्राप्त कर सके। तो हमें बिल्ड करनी है अपनी, हमें निर्माण करना है, अपने वो स्किल लेके आनी है, वह कौशल, वह कला हमारे अंदर लेके आनी। उस कला को, वह कला जितना हम लेके आएंगे, उतना ही वह हमारे अंदर में कला निर्माण होगा, वह कोमल होगा और हमको और सूक्ष्म बनाएगा और माइक्रो बनाएगा और एकदम बारीक बनाएगा। तो बारीक बनाना हमको। चलिए, तो इसी सुविचार से आज का दिन का शुरुआत करते हैं कि हम अपनी कला को जो है और सूक्ष्म बनाएंगे, क्योंकि कला अति सूक्ष्म और कोमल होती है। चलिए, तो लेते हैं आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है, उसको कवर करने के लिए। तो सबसे पहले तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके बीच जो टॉपिक लेकर आया हूं, वह टॉपिक है स्मृति के नियम। जो स्मृति का जो नियम है, वह जो रूल है, वह क्या है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं स्मृति के नियम क्या है। अभी तक हमने स्मृति के बारे में पढ़ लिया हुआ है। स्मृति क्या होती है, स्मृति किस प्रकार की होती है, स्मृति की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, स्मृति के प्रकार क्या होते हैं, यह सब कुछ हमने पढ़ लिया हुआ था। स्मृति क्या है? जो कुछ भी सीखा हुआ है, जो कुछ भी सीखा हुआ है, उस सीखे हुए को जब हम अपने एक भीतर लेके आते हैं, तो वही हमारे अंदर स्मृति होती है। हम जो अपने भीतर लेके आते हैं, तो हमारे अंदर स्मृति होती है। वह स्मृति के चरण होते हैं। वह स्मृति के चरण होते हैं कि कहीं से हम कुछ चीजों को लर्न करते हैं, अधिगम करते हैं, उसको रिटेंशन करते हैं, उसको एक्वायर करते हैं, फिर उसको जो है उपयोग में लेके आते हैं। तो ये जो है वो होती है सूक्ष्म। ये जो स्मृति है, वह स्मृति तीन रूपों में होती है। स्मृति तीन रूपों में कौन सी होती है? तो वह होती है, पहली जो है वह संवेदी, दूसरी होती है अल्प समय के लिए, और एक होती है दीर्घ समय के लिए, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी। ये तीन प्रकार की मेमोरी होती है। इनके बारे में चर्चा हो चुकी है। अब हम यहाँ से चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? कि ये जो मेमोरी है, वह मेमोरी के जो नियम है, वह किस नियम से आती है। मैंने कल विधियां भी बताई हुई थी, पूर्ण विधि, अंश विधि, सक्रिय विधि, निष्क्रिय विधि, अवबोध विधि, रटने की विधि, अविराम विधि और जो है अंतरायुक्त विधि। इनके बारे में मैंने बताया हुआ था कि कैसे अब विधियां, इस विधियों के जरिए हम कैसे लर्निंग कर, कैसे मेमोरी को लेके जाते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो वह सबसे पहले होल्ड टू पार्ट आता है, तो वह भी एक विधि है। फिर हमने आपको एक और बताया हुआ था, उसके टाइप्स बता दिए हुए थे, टाइप्स में उसकी भी चर्चा हो चुकी थी। आज मैं आपके सामने लेके आऊंगा जो है वो नियम।
नियम में थॉर्नडाइक का नियम इसमें बहुत ज्यादा प्रमाणिक होता है। तो थॉर्नडाइक के जो नियम है उसको तो हमें नहीं बताना, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो हमारा प्रकरण नहीं है। हमारा प्रकरण है स्मृति के नियम को बताना। तो स्मृति के नियम को हम समझेंगे कि स्मृति का नियम होता क्या है। स्मृति के नियम को समझेंगे। स्मृति के नियम को अगर हम समझेंगे तो 3 प्रकार के मुख्य नियम है, इसके 3 मुख्य नियम है। चलिए हम समझेंगे स्मृति के नियम। स्मृति के नियम, स्मृति के नियम क्या है इसको हमको समझना है। स्मृति के नियम, हमने इसके पहले एक नियम पढ़ा हुआ है। किसका नियम पढ़ा हुआ है? तो हमने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा हुआ है। थॉर्नडाइक के नियम को मैं यहां समझाता हूं, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, थोड़ा सा चाहिए। ओके, चलिए अब ये दिख रहा होगा। हाँ, क्या है? स्मृति के नियम। गुड, पुष्पेंद्र सिंह। चलिए, तो हमने थॉर्नडाइक के नियम को बस मैं समझा देता हूं। थॉर्नडाइक ने क्या बताया हुआ था, उनकी जो थॉर्नडाइक का जो नियम है, थॉर्नडाइक का नियम ये उन्होंने बताया था क्या, इनके जो मुख्य 3 नियम थे, मुख्य 3 नियम थे क्या? एक तो था तत्परता का नियम, एक तो था अभ्यास का नियम, और तीसरा था क्या? प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये तो थे 3 इनके नियम थे, बट हमको इनके नियम को नहीं समझना है। अब इस नियम में से जो ये वाला नियम है, ये वाला जो नियम है, ये वाला नियम हमारे इसमें काम आता है। ये अभ्यास का नियम हमारे इसमें कहीं काम आता है स्मृति में। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारी स्मृति बढ़ेगी, उतनी हमारी स्मृति बढ़ेगी। बट यहाँ पे जो नियम है, ये नियम कुछ अलग है। हमको इस नियम को नहीं समझना है। तो मैं नियम आपको बस एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये नियम भी है, ये नियम भी है। ओके, दिख रहा है? हाँ, तो ये नियम है। चलिए हम इन नियमों को समझते हैं। स्मृति के नियम क्या है? स्मृति के कुल जो है वो मेन मुख्य 3 नियम है। स्मृति के मुख्य 3 नियम है। वो 3 नियम क्या क्या है? उस स्मृति के मुख्य 3 नियमों को समझते हैं। स्मृति के मुख्य 3 नियमों को समझते हैं। चलिए, वो 3 नियम क्या है तो समझते हैं। पहला है आदत का नियम। हमें क्या बनाना? अपना आदत, आदत का नियम। पहला है आदत का नियम, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ हैबिट, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ हैबिट। लॉ ऑफ हैबिट एक नियम ये है, इसको हमको समझाना है। और दूसरा है निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, या इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रिजर्वेशन, लॉ ऑफ। अभी आप कंटिन्यूटी समझिए, ये आसान रहेगा आपके लिए। तो इसे क्या कहेंगे? निरंतरता का नियम। अगर मैं वो आपको बताऊंगा तो आप इससे कंफ्यूज होंगे। तो ये इसको ऊपर लिखता हूं। हाँ, क्या है? निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम, इस निरंतरता के नियम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। और जो तीसरा नियम है, इस तीसरे नियम को क्या कहते हैं? तो तीसरे नियम को कहते हैं परस्पर संबंध का नियम। चलिए, इनसे हम सीखते कैसे, हमारी मेमोरी कैसे बढ़ती है, इसको हम समझेंगे। परस्पर संबंध, परस्पर संबंध का नियम, परस्पर संबंध का नियम। तो क्या कहेंगे इसको? लॉ ऑफ इंटर रिलेशन। अभ्यास का नियम, घोड़ा अड़ा क्यों? कौन क्या कह रहा है? हाँ, श्रेणी। अभ्यास का नियम, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों, और क्योंकि फेरा न था। अच्छा, चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, सही बात है, क्योंकि उस पर अभ्यास नहीं किया था, फेरा नहीं था। बहुत बढ़िया। घोड़ा अड़ा क्यों? हमने फेरा नहीं था। पान सड़ा क्यों? फेरा नहीं था। रोटी जली क्यों? फेरा नहीं था। विद्या भूली क्यों? फेरा नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो आपने कोट दिया हुआ है, ये कोट, इसको हम यहाँ भी अभी लागू करेंगे। इसको, ये सारे को लागू करेंगे अभी, ये यहाँ पे भी हम लागू करेंगे। तो ये क्या है? लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन। ये क्या है? अब इसको समझेंगे। लॉ ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, इसको ले लेते हैं। चलिए, ये 3 नियम क्या है? ये मुख्य 3 नियम, मुख्य तीनों नियमों को समझते हैं। अभ्यास नहीं किया, सही बात है।
हाँ, तीनों पर अभ्यास नहीं किया। स्मृति के नियम, स्मृति के नियम को समझते हैं। स्मृति के मुख्य तीन नियम है, मुख्य तीन नियम है, आदत का नियम, निरंतरता का नियम, परस्पर संबंध का नियम। तो आदत का नियम क्या है? अगर आदत, हम अपनी आदत को नहीं बनाएंगे, आदत में क्या कि हमने थोड़ा पढ़ा फिर उस पर एक्सरसाइज करी, थोड़ा पढ़ा फिर हमने उस पर एक्सरसाइज करी, थोड़ा पढ़ा फिर हमने उस पर एक्सरसाइज करी, थोड़ी सो लिए, थोड़ा आराम कर लिए, उसको हमने थोड़ा पढ़ करके इसको उस पर एक्सरसाइज के लिए अभ्यास किया, उसको हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी पहुंचाया। तो क्या होगा, अगर हम लगातार हम क्या करते रहेंगे, अगर हम आदत के आधार पे अगर हम उसको बनाते रहेंगे, ये हमारी आदत है कि हम थोड़ा ही पढ़ेंगे। अगर आदत हमने बहुत ज्यादा पढ़ा बना लिया तो क्या होगा, वो फॉरगेट कर जाएगा। तो आदत हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, एक कॉन्सेप्ट होल टू पार्ट, छोटा छोटा ही कॉन्सेप्ट सीखना है, उस कॉन्सेप्ट को बना लेना है। अगर हम निरंतर थोड़े थोड़े करके करेंगे तो क्या होगा, बूंद बूंद से समुद्र भरता है, बूंद बूंद से समुद्र भरता है। तो क्या होगा, आदत से हमारा क्या होगा, ये हमारी मेमोरी जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। और दूसरा क्या, आदत हमारे अंदर में ये भी रखना है कि हमने कौन सी चीज कहाँ स्टोर करनी है। हमने बताया हुआ था कि हमने कौन सी चीज को कहाँ स्टोर करनी है। हमने सीडीपी पढ़ा हुआ तो सीडीपी को कहाँ रखना है, अगर हमने लैंग्वेज पढ़ा है तो लैंग्वेज को हमको कहाँ रखना है, अगर हमने मैथ पढ़ा है तो मैथ को हमको कहाँ रखना है, अगर हमने सोशल पढ़ा है तो सोशल को हमको कहाँ रखना है। यानी ये सारी चीजों को हमको वहां स्टोर करते चलना है। ये सारे हमें आदत भी बना लेनी है कि खाली पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ साथ में हमको उसको स्टोर भी करना है, ताकि आगे जीवन में वो हमको मिल सके, आगे जीवन में हमको प्राप्त हो सके। ये क्या है, ये आदत का नियम है कि हमको क्या है, अपनी आदत में बनाए रखना है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, आगे बढ़ते चलना है। आगे चलते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में भी क्या है कि आज पढ़ा, देखिए अगर आज पढ़ेंगे फिर एक महीने के बाद पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो चीज तो भूल जाएगी, आपको वापस से रिपीट करना पड़ेगा। आपको वापस से रिपीट करना पड़ेगा। आज पढ़ा, फिर आपने ड्यूरेशन दे दिया 10 दिन का, फिर से ड्यूरेशन दे दिया 10 दिन का, तो आज पढ़ा दूसरा, उस पर अगर एक्सरसाइज नहीं तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसका मैं आगे चल के बताऊंगा फॉरगेटिंग में वह कैसे रुकता, कैसे कंटिन्यूटी नहीं होती है तो वह कैसे कम हो जाता है ग्राफ। तो ये भी है कि आप सतत उस पर एक्सरसाइज करते चलिए। मैथ का आज आपने अगर मैथ में अगर आपने एक से लेकर के 9 तक की गिनती पढ़ी, अगर आपने 1 से लेकर के 9 तक की गिनती पढ़ी, अभी चल रहा है, 1 से प्लस 1 सिखा दीजिए, 1 से प्लस 2 सिखा दीजिए, 2 से प्लस 3 सिखा दीजिए, तो क्या होगा, बच्चा इस पे इनके अंकों के साथ में इसको एसोसिएशन करना सीख लेगा, इनके अंकों के साथ में कंटिन्यूटी उसकी बनी रहेगी। तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो क्या होगा, वह मेमोरी को लगातार स्टोर करता जाएगा, उसकी सेट होती जाएगी, वह एक दूसरे के साथ में एसोसिएट करता चलेगा। अगला वाला पॉइंट है कि वह क्या करेगा, एक कहानी को दूसरी कहानी के साथ में वह जोड़ता जाएगा। हमें कंटिन्यूटी रखना है और दूसरा क्या रखना है, अब मैं आगे वाली बात करता हूं कि एसोसिएट करता चलेगा। एसोसिएट मतलब क्या कि देखिए, जैसे हमने क्या सीखा हुआ है, एक जगह हमने सीखा हुआ है स्पाइरल, ये स्पाइरल है। स्पाइरल क्या है, देखिए यहां से आपने सीखा, स्टार्ट किया, आपने आदत बनाई, स्टार्ट किया, आदत बनाई, आपने कंटिन्यूटी रखी। कंटिन्यूटी क्या है, ये लगातार चलते जा रहे हो, ये वाला चीज पूरा हो गया, यानी एक पूरा तो हो गया, एक आपने एक गोल पूरा किया, एक माइलस्टोन पूरा हो गया, एक गोल पूरा हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, दूसरे गोल में जा रहे हो, तो दूसरे गोल में पहले वाले गोल के साथ में दूसरे गोल में जा रहे हो, यानी पहले वाले गोल को सीख रहे हो, फिर दूसरे गोल में जा रहे हो, दूसरे गोल को सीख रहे हो, दूसरा गोल पूरा हो गया, अब तीसरे गोल में जा रहे हो, तीसरा गोल पूरा हो गया, अब चौथे गोल में जा रहे हो। ये क्या हो रहा है, पहला गोल दूसरे गोल के साथ में एक दूसरे के साथ में क्या हो रहा है, इंटरलिंक हो रहा है। वैसे ही जैसे इंटरलिंक होता जाएगा तो क्या होगा, वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हमने शुरू में पढ़ा हुआ था क्या, साइकोलॉजी, हम इसी पढ़ते हैं, तो हमने शुरू में साइकोलॉजी पढ़ा, फिर हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ा, फिर हम आगे जाकर के जब और आगे गए तो हमने जो है वो ग्रोथ पढ़ा। ग्रोथ पढ़ने के बाद फिर हम आगे और गए तो हमने डेवलपमेंट पढ़ा। जो हम डेवलपमेंट पढ़ लिए, हमने जब डेवलपमेंट पढ़ लिया तो उसकी फिर आगे हम जब और गए और हमने फिर सीखा, फिर आगे जब और गए तो हमने लर्निंग सीखने के बाद फिर हमने क्या सीखा, हमने एक्विजिशन सीखा। एक्विजिशन आगे बढ़ते जैसे जैसे बढ़ते गए, यानी ये वाली चीज इसके साथ में जुड़ी हुई है, ये वाली चीज इसके साथ में जुड़ी हुई है, ये वाली चीज इसके साथ में जुड़ी हुई है, ये वाली चीज इसके साथ में जुड़ी हुई है, सभी क्या है, एक दूसरे के साथ में अगर इंटरलिंक होते रहेंगे, एक दूसरे के साथ में एसोसिएट होते रहेंगे, तो लर्निंग क्या होगी, वो लर्निंग बढ़ती जाएगी, एक दूसरे के साथ में जुड़ता जाएगा। जब जुड़ता जाएगा तो लर्निंग जो है हमारी आगे बढ़ती जाएगी। यानी लर्निंग का तात्पर्य नहीं है हमारी जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, वह याददाश्त हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती रहेगी। तो वही कह रहा कि हमें अगर अपनी याददाश्त को बढ़ाना है, अगर अपनी स्मृति को बढ़ाना है, तो ये एसोसिएट करना होगा। चलिए एक एसोसिएशन को और मैं एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं, अभी तो मैंने इसको बताया। चलिए हम बात करते हैं कि अच्छा, एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूं एसोसिएशन का। और आप क्या करते हो कि जैसे मान लीजिए आप घर में हो,
आप अपने घर में, ये आपका घर है, ये आपका घर है और इस घर में कई सारे कमरे हैं, इस घर में कई सारे कमरे हैं। एक कमरा यहाँ पे है और यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, फिर यहाँ पे एक कमरा है, फिर एक कमरा यहाँ पे है और फिर एक कमरा यहाँ पे है, ऐसे ऐसे, फिर एक कमरा यहाँ पे है, यानी ऐसा कुछ कमरा आपके पास है। ऐसे कुछ अलग अलग कमरे हैं। तो आपने कहा कि ये किचन है, ये आपका किचन है। इस किचन में आप गए, फिर यहाँ पे रूम है, यहाँ पे टीवी रूम है और यहाँ पे कोई और रूम है, यहाँ पे ये जो है वो सभी का बैठक है। यहाँ पे आप आंगन बना लीजिए, यहाँ पे कोई रूम है, यहाँ पे कोई रूम है, यहाँ पे कोई रूम। आपने अलग अलग रूम बना लिए, यानी इस किचन में क्या सामान रखनी है। अगर आप क्या करोगे कि गैस का चूल्हा, गैस का चूल्हा या बात करें कि चाकू, चाकू कहाँ मिलेगा, तो चाकू आप कहाँ, चाकू को आपने किससे एसोसिएट किया कि चाकू जो मिलेगा वह कहाँ मिलेगा, वह इस किचन में मिलेगा। आप अगर बाल को कंघी करना है तो बाल की कंघी आपको कहाँ मिलेगी, आपको ये जो आपका ये जो रूम है जिसमें आपका बेडरूम कहते हो, इस बेडरूम में आपको मिलेगा। बेडरूम में ये आपको जो बाल अगर कंघी करना है तो मिलेगा। स्टडी रूम में आपको अगर लैपटॉप लेना है या लैपटॉप की आपकी कोई बुक लेनी है तो वो कहाँ मिलेगा, आपके स्टडी रूम में मिलेगा। आप अपने लैपटॉप को स्टडी रूम से, आपके चाकू को अपने आपके किचन से, आपके कंघी को आपने किससे एसोसिएट किया, आपके ड्राइंग रूम से एसोसिएट किया। तो ऐसे ही आप क्या करते हो, अलग अलग चीजों को अलग अलग जगहों से एसोसिएट करते हो। तो जब एसोसिएट करके सीखते हो, यानी आप उसके साथ में एसोसिएशन, उसके साथ में परस्पर लिंक बना करके सीखते हो, तो आपको पता चल जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए आप क्या करोगे, आप अगर बाजार गए तो आपके रास्ते में बाजार से आपको कई 2-3 चीजें लेके आनी है, 2-3 चीजें लेके आनी है। यहाँ पे ये रास्ता चौराहा है, चौराहा पे यहाँ से आप निकले तो कुछ सामान यहाँ पे मिलेगी, कुछ सामान यहाँ पे मिलेगी, कुछ सामान यहाँ पे मिलेगी, कुछ सामान यहाँ पे मिलेगी। मान लीजिए आपको पान लेना है तो पान आप यहाँ से जाकर के लोगे, कपड़े लेना है तो आप कपड़े यहाँ से लोगे। यहाँ पे अगर परचून की सामान लेनी है कुछ तो यहाँ पे बाजार है, मॉल है, तो मॉल आपको यहाँ से मिलेगा। अगर आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज लेनी है तो इलेक्ट्रॉनिक चीज यहाँ मिलेगी। आप क्या करोगे, आप उस चीजों की लिस्ट बना करके यहाँ जाओगे जहां से ये मिलेगा, उस चीजों की लिस्ट बना करके यहाँ जाओगे जहां से ये मिलेगा, जहां से ये मिलेगा वहां जाओगे, जहां से ये मिलेगा वहां जाओगे। तो आप क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में वो मैप बन रहा है कि आप वह वस्तु यहां से लोगे, यह वस्तु यहां से, यह वस्तु यहां से। तो ऐसे ही आप एसोसिएशन करते हो, उन चीजों को वहां रखते हो। सेम ऐसे ही बच्चों को भी वही एसोसिएशन बताते हैं कि अगर गणित सिखाई गई है, अगर आपको मैथ सिखाया गया है तो मैथ के अंकों को उसी के आधार पर चलते जाना है। यानी एक 2 है, इससे हम 2+3 सीखेंगे, ऐसे ही 1/2 सीखेंगे, ऐसे ही हम लाभ हानि सीखेंगे। तो ये हम एक दूसरे के साथ में एसोसिएट करते चलेंगे। मैथ की चीजें मैथ में रखेंगे, साइंस की चीजें साइंस में रखेंगे, सोशल साइंस की चीजें सोशल साइंस में रखेंगे। तो बच्चा क्या करेगा, उन चीजों को वहां से एसोसिएट करेगा। तो ये एसोसिएट करना जो आता है वह होता है उसी हिसाब से, जब लोग उसको मेमोराइज कर लेते हैं, उसको रख लेते हैं, यानी उसका स्कीमा वहां बना लेते हैं, इसी को कहते हैं मेमोराइज करना। जैसे जैसे परिवार में चाचा चाची ताई ताया, चाचा चाची ताई ताया, आपके घर में परिवार के बहुत सारे लोग, परिवार में आपका बहुत बड़ा है, उस परिवार में आपके रिलेशंस भी हैं, आपके संबंधी भी है। तो संबंधी में एक संबंधी यहाँ पे है, एक संबंधी यहाँ पे है, एक संबंधी यहाँ पे है। तो आपको किसी का नाम समझना, मान लीजिए मुन्ना समझना है तो मुन्ना कौन है भाई, ये मुन्ना कौन है, तो मुन्ना यहाँ पे है, ये हमारे इस वाले रिलेशन में मुन्ना है। अब जो है चिंकी, तो चिंकी कहाँ है, तो चिंकी यहाँ है, तो चिंकी यहाँ पे है। मेरे जो वो मेरे वहां के मौसा के दादाजी कहाँ है, तो मौसा के दादाजी यहाँ पे हैं। आपने क्या किया, इनका यहाँ पे, इनका यहाँ पे, इनका यहाँ पे, इन सभी का रिलेशन बना लिया। हमारे जो आईएएस पीसीएस वाले जो ऑफिसर है वो कहाँ, कौन से रिलेशन में, तो वहां पे है। आपने उन चीजों को वहां पे रख लिया और उन्हीं चीजों से फिर आपने एसोसिएट करना सीख लिया। तो ऐसे ही इसी को कहते हैं क्या, जब वो चीज किसी एसोसिएशन के साथ में संबंध बना करके अपने मेमोरी में संग्रहित करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, तो वो कहलाती है क्या, परस्पर संबंध का नियम। चलिए इतना हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी परस्पर संबंध के नियम को और अलग तरीके से सीखते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ हैबिट जो है वो थोड़ा छोटा है, या हम आदतों के आधार पे सीखते हैं। निरंतरता का नियम, जैसा निरंतर करेंगे, जिसे कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, वही क्या है, निरंतरता का है। निरंतरता है यानी निरंतर अगर प्रयास करता रहेगा तो क्या होगा, उसकी मेमोरी में वो चीज बन जाएगी, वहां रख जाएगी। वही चीज है, आप अभ्यास करोगे। तो ये हो गया जहां पे कि यहाँ अभ्यास का मैंने नियम यहाँ भी बताया हुआ था। अब बात करते हैं जो एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन को 2 रूपों में समझते हैं। इसके नियम को 2 रूपों में समझते हैं। पहला नियम क्या है इसका, इसके 2 नियम है। इसका जो पहला नियम है, इस पहले नियम को कहते हैं, एक तो मुख्य नियम कहते हैं, एक इसका मुख्य नियम है।
मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। इसके दो नियम, एक मुख्य नियम और एक गौण नियम। मुख्य नियम क्या है? मुख्य नियम तो एक तो क्या किया आपने, मुख्य नियम मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आपने गणित, फिर विज्ञान, फिर सामान्य ज्ञान या ईवीएस, पर्यावरण विज्ञान, आपने इसको, आपने जो ज्ञान लिया उसको गणित में रखा, आपने जो ज्ञान लिया वो विज्ञान में रखा, आपने जो ज्ञान लिया वो ईवीएस में रखा। अब क्या करना है? अब हो सकता है कि गणित के अंदर भी है, तो गणित के अंदर भी कोई चीज सीखनी है, तो गणित के अंदर जो कुछ सीखोगे वह क्या होगा? वो गौण नियम होगा, उसके अंदर सीखना है। एक तो मुख्य नियम है, मुख्य नियम के तहत सारी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, होल होल चीज आएंगी, और फिर गौण नियम क्या होगा? उसके अंदर आएगा। इसके अंदर आएगा, कैसे आएगा इसको समझते हैं। इसको कैसे समझते हैं? इसको समझ लेते हैं। मुख्य नियम और गौण नियम में क्या क्या आते हैं, इसको हम यहाँ से ध्यान से करते हैं। चलिए, मुख्य नियम और गौण नियम में क्या क्या होते हैं, इसके भी कई सारे नियम है। मुख्य नियम में बहुत सारे हैं और गौण नियम में बहुत सारे हैं, इसको हम समझ लेते हैं, इसी ग्राफ में समझेंगे। तो मुख्य नियम में क्या क्या पाया जाता है उसको समझ लेते हैं। मुख्य नियम में ये हम, मैं लगा लेता हूं यहाँ पे, मुख्य नियम थोड़ा नीचे तक आएगा, हाँ आ जाएगा। चलिए हम यहाँ से इतना लंबा खींच लेते हैं, तो यहां से लेते हैं पहला मुख्य नियम का पहला। मुख्य नियम का पहला है क्या? इसको कहते हैं समीपता का नियम। मुख्य नियम का पहला जिसको कहते हैं समीपता का नियम। समीपता का नियम पहला है समीपता का नियम, यानी जो कुछ भी सीखेंगे, मैंने यहाँ पे क्या कहा था, गणित विज्ञान, या घरेलू वस्तुएं, आप क्या कर रहे हो? उन सारी वस्तुओं को वहां, उन सारी वस्तुओं को वहां, उन सारी वस्तुओं को वहां रख दे रहे हो। यानी ये समीपता का नियम किससे ज्यादा कोरिलेट कर रहा है, कौन सबसे समीप पे है, कहां आ सकता है, तो उसको आप वहां रख लेते हो। फिर मुख्य नियम में आता है समीपता का नियम, यानी उससे कौन सा तुरंत आ रहा है, यानी सेम, बहुत ज्यादा हमको मेहनत नहीं करनी है, सामने कहां आ रहा है वहीं पे आ जाएगा ये। यानी ये वस्तु कहां जाएगी? अगर हम एक दो कह रहे हैं तो एक दो किससे संबंधित होगा? गणित से संबंधित होगा। अगर हम बात करें कि बल्ब, तो बल्ब किससे संबंधित होगा? विज्ञान से संबंधित होगा। अगर हम बात करें कि जो है महाराणा प्रताप, या फिर हम बात करें सिकंदर, या हम बात करें कि औरंगजेब, ये कहां से संबंधित करेंगे? तो इतिहास से संबंधित करेंगे। तो आपने क्या किया? इसको समीप कर लिया, उससे समीप से वो चीज आपने उसको एसोसिएट कर लिया, ये कहते हैं उसको समीपता का नियम। ये सारे एसोसिएशन नियम के पार्ट है। अब आगे चलते हैं, और क्या है? दूसरा है इसका, कहते हैं इसको समानता का नियम। इसको कहते हैं समानता का नियम। समानता का नियम यानी वह किससे समान है, आपने उस चीजों को उसमें रख दिया। अब इसको कैसे स्टोर करते हैं आप देखते हो, वर्गीकरण करने के लिए, कि यहाँ पे आम है, अमरूद है, अंगूर है, आम है, अमरूद है, अंगूर है, अंजीर है, ये सारी बातें हैं। अब आपने क्या किया? ये सभी किस में आएंगे? इसको आप किस में रखोगे आकर के? तो फल में रखोगे। ये पे कह दिया टमाटर, तो टमाटर आप किस में रखोगे? और बैगन कहाँ रखोगे? और आलू कहाँ रखोगे? ये कहाँ रखोगे? इसको आप सब्जी में रखोगे। तो ये आपने, ये किससे समीप हो रहा है? ये समीप हो रहा है सब्जियों से। ये किससे समीप हो रहा है? यह जो फलों से समीप हो रहा है। तो आपने उसको वहां, तो समान, मतलब ये सभी किसमें आ रहे हैं? ये सभी किसमें आ रहे हैं? ये उस समान में आ रहा है, सब्जियों में, ये उसके समान है, ये सब सब्जियों में और ये फलों में इसके समान है, तो आपने वहां पे रख दिया। तो इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं समानता का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानता का नियम हो गया। फिर और बात आती है असमानता का नियम। इसे कुछ और भी आती है, एक होता है असमानता का नियम। भाई ये इसके तहत नहीं आएगा। एक इसका होता है अगला नियम, असमानता का नियम, यानी ये तो असमान है, असमानता का नियम। यह चीज क्या है? यह असमान है, इसके तहत नहीं आएगी, यह तो बिल्कुल अलग होगा। आप देखते हो ना, आपके पास एक कोई प्रश्न होता है, एक कोई क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए जाते हैं ए बी सी डी, तो आप क्या करते हो? इसमें से रिलेट करते हो, भाई ये तीनों तो समान दिख रहे हैं, इसमें से लग रहा है यही ऑड दिख रहा है, तो आप इसको क्या करते हो? अलग कर देते हो। अलग चीज को आप अलग अलग जगह पे रखते हो, जिसको कहते हैं मिसलेनियस। इसको मिसलेनियस कहते हैं कि ये मिसलेनियस है, ये हमारे किसी भी भाग का नहीं है, अलग भाग का है, जिसको आपने उसको अलग रख लिया। तो ये कहते हैं असमानता का नियम, जो कि मिसलेनियस होता है, जो कि अलग जगहों का होता है, उसको और कहीं जगहों से रिलेशन नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये अलग वाली बात थी, ये बिल्कुल ऑड था। यानी जैसे हम बात करें कि भीड़, एक भीड़ है, इस भीड़ में आप चल रहे हो, सारे लोग भीड़ में हैं, इस भीड़ में सारे लोग समान है, उसी में एक बहुत लंबा व्यक्ति है, वह दिख रहा है, एक बहुत लंबा सा व्यक्ति वह दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? यह असमान, सारे लोग तो छोटे छोटे हैं, हैं, और एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो बहुत बड़ा व्यक्ति आपने वो क्या कर लिया? उसको ऑड में रख दिया, तो आपने देखा वहां पे कि वह ऑड व्यक्ति था। तो ऐसे असमान चीजों को जब हम रखते हैं, वो भी हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाती है, यानी हमने बिल्कुल अलग तरीके से उसको देखा हुआ था, तो हमारे जहन में बैठ गई है।
तो एक ये भी आती है, क्या आती है, तो ये मैंने आपको बताया अभी तक असमानता का नियम। चलिए असमानता का नियम हो गया। अब और बात करते हैं किसकी, तो एक है रुचि का नियम। असमानता का नियम हो गया। अब यहां से बात करते हैं किसकी, अगली जो है वो रुचि का नियम। रुचि का नियम, अगर आपके पास रुचि है तो आप क्या करोगे, आप उस चीज को सीखोगे। जैसे जैसे यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, पढ़ रहे हैं, 22 लोग पढ़ रहे हैं, 22 लोगों की रुचि है, 22 लोगों की रुचि है, 22 लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं कि इनको ये चीज चाहिए सीखने के लिए, इनको ये सारी चीजें सीखने को चाहिए, इसलिए सीख रहे हैं यहाँ पे। अगर नहीं होती तो क्या करते, ये नहीं सीखते। अगर इनकी रुचि नहीं होती तो ये नहीं सीखते। तो रुचि अगर हमको होगी, हमको अगर खाना बनाना अच्छा लगता है तो हम क्या करेंगे, खाना बनाने की सारी वस्तुएं संग्रहित करेंगे और उसको एक एक चीज को हम उसको अपने अपने मन में रख लेंगे। अगर हमको जो है वो कला बनाना अगर आता है तो कला बनाने की अगर हमको रुचि है तो कला बनाने की सारी चीज हमारे हमारे मस्तिष्क में बैठ जाएंगी, हमारा ग्रॉस मोटर फाइन मोटर बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसे रुचि का नियम भी हमारे मेमोरी को बढ़ाने में काम आता है। तो ये समीपता का नियम, समानता का नियम, असमानता का नियम और रुचि का नियम, ये तीनों जो है ये चारों ये मुख्य नियम है, ये मुख्य नियम है। अब बात करते हैं कुछ गौण नियम। गौण नियम जो इसके साथ में लगे होते हैं, जो इसके साथ में लगे होते हैं वो गौण नियम क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। गौण नियम कौन कौन से होते हैं, गौण नियम भी चार है, चार गौण नियम भी, इसको समझ लेते हैं ये चारों गौण नियम क्या है। चलिए पहला समझते हैं। पहला जो गौण नियम वो क्या है, तो पहला गौण नियम है प्राथमिकता का नियम। प्राथमिकता का नियम, चलिए इसको मैं समझाता हूं कैसे। प्राथमिकता का नियम, ये गौण नियम है। प्राथमिकता का नियम, मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हो, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप जब जाते जाते आप रास्ते में जा रहे हो, तो रास्ते में नहीं बात कर रहे हैं कि आप घर में से सब्जी लेने या कुछ सामान कुछ वस्तुएं लेने जा रहे हो। मैं यहाँ पे यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। आप कुछ वस्तुएं मार्केट से लेने जा रहे हो, वस्तुएं लेने जाना, तो वस्तुएं लेने जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि आपको लगा कि आप क्या कर रहे हो कि ये वाली वस्तु कहाँ आएगी, सब्जी है, सब्जी घटी हुई है, तो सब्जी लेना है। और क्या लेना है, तो और जो है वो दाल लेना है, दाल लेने के साथ में क्या लेना है, तो एक पेन लेना है, पेन भी लेना है। और क्या लेना है, एक डायरी भी लेनी है। और क्या लेना है, और कुछ वस्तुएं लेनी है, ऐसे कुछ फल भी लेने हैं। तो ये सब चीजें क्या कर रहे हो आप, आपने प्राथमिकता दी। प्राथमिकता दी, सबसे पहले क्या होगा, यानी सबसे पहले क्या निकलेगा उसकी आपने प्राथमिकता दी कि एक वस्तु सबसे पहले क्या लेना है, सबसे पहले क्या जरूरी है, फल जरूरी है तो फल लेते हैं। यानी आपने मेमोराइज किया कैसे कि सबसे पहले अगर हम फल खाएंगे तो मजबूत रहेंगे। अच्छा फल नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, बट खाना खाना जरूरी है, सब्जी लेना जरूरी है, दाल लेना जरूरी है। अभी पेन और जो डायरी है इन दोनों को अगर नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, हमने पीछे देखा हुआ था इसका कोई जरूरत नहीं है उतना, अभी ये चलेगा। तो आपने प्राथमिकता दी, इनमें से किसको दी, आपने पेन और डायरी को प्राथमिकता नहीं दी, यहाँ पे सब्जी और दाल को, क्योंकि वो रोज रूटीन में है, और रूटीन में नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा, ये हमारे लिए जरूरी है। ये मेमोरी को आपने दाल और उसको आपने मेमोराइज कर लिया। तो ये है प्राथमिकता का नियम। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, वह क्या हो सकता है। प्राथमिकता के नियम को अब हम अपने इसमें लेते हैं, जब समझना है हमको, तो प्राथमिकता में आप क्या कर रहे हो, जैसे आप सवाल लगा रहे हो, तो सवाल में 1 2 3 4 5 तो 6 आप क्या कर रहे हो। अब इसमें से अगर आपको सवाल लगाने हैं, अगर आपको सवाल समझने हैं, सवाल लगाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन गिनतियों को सीखना पड़ेगा और गिनतियों के पहाड़ों को सीखना पड़ेगा। 2 दूनी 4 दूतिया 6, और क्या सीखना पड़ेगा, इनके स्क्वायर को सीखना पड़ेगा, इनके स्क्वायर को सीखना पड़ेगा। यानी आपने इसका स्क्वायर भी सीख लिया, यानी गिनतियां, गिनतियों के पहाड़े, पहाड़ों के स्क्वायर, स्क्वायर का रूट। आपने ये सारी चीजें आपने प्रायोरिटी में रख ली कि अगर हमको इतना याद रहेगा तो गणित के कोई भी प्रश्न होगा मैं संभाल लूंगा, जवाब कर लूंगा। और क्या लोगे, इसके आगे जब बढ़ते हो तो नियम को सीख लेते हो कि अगर हम नियम नियम को प्राथमिकता ले लेते हैं, ये प्राथमिकता के रूप में रहेगा, तो जो है हम आगे तैयार कर लेंगे। यानी आपने क्या किया, बाकी सारी चीजें भूल जाएंगी, बाकी सारी चीजें ये गौण में है। गणित आपने सीखा तो ये सब मेन में आया। गणित के अंदर की बात करते हैं, तो गणित के अंदर में आपने प्राथमिकता किसको दी, तो नंबर्स को दिए, गिनतियों को दिए, आपने पहाड़ों को दिया, आपने उसके स्क्वायर को दिया, आपने उसके जो है वो क्यूब को दिया। तो ये क्यूब, स्क्वायर, उसके पहाड़े, उसके जो है गिनती, ये सब चीजें आपने प्राथमिकता में ले ली, नियम को प्राथमिकता में ले लिया, क्योंकि इसी के आधार पर हम गणित को लगा सकते हैं। तो गणित के सूत्रों को, ये सब चीजें हमारी किसमें आई, प्राथमिकता में आई। तो ये प्राथमिकता भी हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। चलिए एक हो गया। अगली बात करते हैं गौण नियम का क्या है। गौण नियम का अगला पार्ट क्या होगा, चलिए गौण नियम का अगला पार्ट लेते हैं। तो अगला पार्ट है क्या, तो वह है नवीनता का नियम। अगला पार्ट होगा नवीनता का नियम।
नवीनता का नियम। चलिए, तो समझते हैं नवीनता का नियम क्या है। नवीन, आप उस नवीन चीज को रख लेते हो। अगला पार्ट है नवीनता का नियम। प्राथमिकता का नियम हो गया, फिर आता है नवीनता का नियम। नवीनता का नियम मतलब जो कुछ नया होता है, जो नया होता है आपने उस नई चीज को सीख लिया, ये गौण है या अपने मेन में नहीं है, ये तो तुरंत आया है, ये तुरंत आया, हमारे पहले से नहीं है, आपने देखा ये नई चीज है, ये नई चीज, इसको रख लेते हैं। आप जैसे आपको कोई लेक्चर दे रहा है, आपको कोई लेक्चर दे रहा है, आपको कोई पढ़ा रहा है, आप कहीं किसी रास्ते में किसी से बातचीत कर रहे हो, बातचीत करते करते उसने कोई ऐसा शब्द यूज किया, ऐसा कोई शब्द यूज किया, जैसे मैं कहता हूं कि आता न जाता, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। अब आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता क्या होगा? अब ये अगर किसी को पता है, आप लोगों को तो पता है, तो आप लोग तो नहीं कहोगे, अगर किसी को नहीं पता होगा तो क्या कर लेगा? अरे बोलेगा ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, तो बहुत बढ़िया पता हो गया, तो ये वो उसको क्या करेगा? कोट कर लेगा। जैसे अब कहीं कहते हैं कि कोई बात करता है बीसी, बकलोली करना, मतलब ऐसे ही बीसी एसी डीसी जो भी आती है वो सब चीजें अगर आपने कोड वर्ड सीख लिया, या फिर एलओएल, एलओएल ये क्या है? एलओएल लाफ्टर ऑफ लॉफिंग, मतलब लॉट ऑफ लॉफिंग, लॉट ऑफ लॉफिंग। अब लॉट ऑफ लॉफिंग आपने खाली एलओएल कर दिया। अब एलओएल पहले मैसेज नहीं होते थे, मैसेज लोग लंबा लंबा भेजते थे, अब तो मैसेज शॉर्ट शॉर्ट भेजते हैं, तो शॉर्ट शॉर्ट भेजते हैं तो आप उसको क्या करते हैं? नवीन इसको रख लो। तो आप ये चीजें जो है आपके पहले से नहीं है, आपने इसको रख लिया, तो जब नवीन कोई चीज आती है वो गौण में आता है, ये भी आप उसको स्टोर कर लेते हो। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताया, ये सब नवीन चीजें हैं जो कि हमारे रूटीन में नहीं है, अचानक इंसिडेंटली वो आ जाती है, उसको भी हम रख लेते हैं। और क्या आता है? आवृत्ति का नियम, आवृत्ति का नियम। अब आवृत्ति का नियम क्या है? जैसे जैसे एक ही चीज बार 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 बार, आप किसी ऑडिटोरियम में बैठे हो या ऑडिटोरियम में आप हो, वहां पे देख रहे हो कि एक व्यक्ति जो है वो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार वो एक ही व्यक्ति कम से कम उतने ही समय में, 1 घंटे में 10 बार आया है, और 10 बार आया और चिल्ला करके गया, तो आपको वो चीज क्या हो गई? वो मस्तिष्क में बैठ गई। आप वही चीज होती है आवृत्ति, मतलब उसको रिपीट करना, बार बार रटना। तो बार बार जब रिपीट होती है, उसकी वो आवृत्ति बार बार होती है, तो बार बार से भी क्या होता है? वो चीज हमारे मन में बैठ जाती है। तो ये भी होता है कि हम इसको आवृत्ति में भी लेते हैं, लगातार उसको करते हैं, तो ये हमारे गौण नियम में आ जाता है। फिर आता है अगला जो आता है वो आता है स्पष्टता का नियम। स्पष्टता का नियम यह भी हमारे गौण में नियम आता है, यानी अगर हमें कोई बात है, अगर उसको किसी ने बहुत बढ़िया तरीके से सिखा दिया है, या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो कॉन्सेप्ट हमारे मस्तिष्क में जाकर के बैठ जाता है। ये होती है, इसको कहते हैं स्पष्टता का नियम। अगर कोई भी चीज है, किसी ने हमको समझाया, बहुत बढ़िया तरीके से हमको समझा दिया, वो चीज हमको जो है वो बैठ जाती है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती है। तो ये जो है, ये कुछ नियम थे स्मृति के नियम। स्मृति के नियम में 3 मुख्य नियम है, मैंने आपके सामने ही रख दिया पूरे। स्मृति के नियम जो है वो मुख्यतः 3 नियम है, आदत का नियम, निरंतरता का नियम और परस्पर संबंध का नियम। ये 3 मुख्य नियम है, और 3 नियमों में से एक जो परस्पर संबंध का नियम है, इसके कुछ कुल 2 नियम है, इसके कुल 2 नियम है, एक मुख्य नियम और एक गौण नियम है। एक मुख्य नियम और एक गौण नियम है। मुख्य नियम में क्या क्या आते हैं? तो समीपता का नियम आता है, समानता का नियम आता है, असमानता का नियम होता है, रुचि का नियम होता है। वही गौण नियम होता है वो प्राथमिकता का नियम होता है, वह एक नवीनता का नियम होता है, आवृत्ति का नियम होता है, और स्पष्टता का नियम होता है। मैंने आपको इन सभी के बारे में एग्जाम्पल के साथ में बताया कि हैबिट मतलब आदत के साथ में अगर हम किसी चीज को सिखाते हैं, बच्चे को अगर आदत बनाते हैं वो बन जाता है, कंटिन्यूटी लगातार करते हैं तो बन जाता है। एसोसिएशन में अगर हम किसी चीज को एसोसिएट करते हैं, जैसे लिखने को कलम से, जैसे लिखने को कलम से, कंघी को बाल से, या कंघी को हमने शोकेस से, हमने उसके साथ में लिंक कर दिया, तो ये हो गया। अब लिंक करने को 2 तरीकों से देखा जाता है, एक हम मुख्य रूप से लिंक करते हैं और दूसरे को गौण रूप से लिंक करते हैं। मुख्य रूप से कैसे कैसे लिंक करते हैं? तो जो चीज बिल्कुल समीप होती है, उसके समीप क्या होगा? समीप क्या होगा? उस चीज को हम वहां लेके जाते हैं। तो समीप क्या क्या होगा? यानी अगर अ है तो आ, मैं अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमने कहा अ ना, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे एक ज लिखा, ब्रैकेट में ज लिखा, ब्रैकेट में हमने द लिखा, एक ज लिखा और एक द लिखा। तो क्या करोगे? यहाँ पे क्या भरोगे? समीप क्या होगा? समीप क्या होगा? तो आपने अनाज सीखा हुआ, अनार सीखा हुआ, अगर यहाँ र होता तो कंफ्यूज होते, द नहीं होता, कहीं आपने द नहीं सीखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? सबसे समीप वाला क्या है? जो है, तो यहाँ पे अनाज भर दोगे। ये जब ये चीज सीखते हो, ये तो मैंने अक्षरों में बताया, वैसे शब्दों में ऐसे वस्तुओं को जब आप मेमोराइज करते हो, स्कीमा के रूप में जब मेमोराइज करते हो, जो बिल्कुल समीप होता है उसको वहां रखें। ऐसे समानता जो बिल्कुल उसके समान का, जिसमें मैंने वर्गीकरण को बताया वो समान। असमान जो असमान है, बिल्कुल ऑड है, आपने मैंने इसका एग्जांपल दिया
4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑड है, उसको आपने कर लिया। रुचि, जितनी रुचि है आपका उतना आपका जो है वो आपके मन में बैठा है, आपका स्किल कैसा है, कौशल कैसा है वो। अब ये तो हो गया मुख्य नियम। गौण नियम मैंने कहा प्राथमिकता आप किसको दोगे, कौन सी चीज पहले करोगे, वो प्राथमिकता के नियम में आती है, गौण नियम में आती है। नवीनता, क्या नवीन है, नवीन चीज आप सीख लेते हो। वहीं आवृत्ति कितनी बारंबार, बारंबारता उसकी कितनी बारंबारता हो रही है उसमें भी आप सीखते हो। वहीं स्पष्टता, किसने स्पष्ट किया वो भी आप सीखते हो। तो इस तरह से ये जो है नियम मैंने आपके सामने, इतने नियम आपके सामने प्रस्तुत किए। कुल मिला ले अगर तो नियम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कुल 11 नियम है। 11 नियमों में से 3 मुख्य हैं और बाकी 8 जो है वो उसके साथ में जुड़े हुए हैं। चलिए, तो यहां तक हमने सीख लिया। अब थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं इसके स्मरण में वृद्धि कैसे करेंगे। बस इसके बाद यहां से काम खत्म हो जाएगा। स्मरण में वृद्धि इतना हो गया तो हम आगे बढ़े। अगर इतना हो गया तो आगे बढ़े, मैसेज कर दीजिए। अब यहां से समझेंगे स्मृति को कैसे बढ़ाएंगे, स्मृति में वृद्धि कैसे करेंगे, स्मृति में वृद्धि कैसे करेंगे उसको समझेंगे। स्मृति में कैसे वृद्धि करेंगे, हमें अगर हमारी स्मृति को बढ़ाना है तो बढ़ाने के 2 तरीके हैं। क्या है, मुख्य शब्द विधि और स्थान विधि। अगर हमारे पास, अगर हमें हमारी स्मृति को बढ़ाना है, वृद्धि करनी स्मृति को, स्मृति में वृद्धि के तरीके, स्मरण में वृद्धि के तरीके क्या होते हैं, तो तरीके कुल 2 होते हैं। 2 तरीके होते हैं, इन दोनों तरीकों को आप अक्सर यूज करते हो, आप अक्सर यूज करते हो। तो पहला है क्या, पहला है मुख्य शब्द विधि। मुख्य शब्द विधि पहले को कहते हैं मुख्य शब्द विधि। अब मुख्य शब्द विधि क्या होती है इसको समझ लेते हैं। मुख्य शब्द विधि में आप करते क्या हो, इन इन चीजों को वहां पे लेके जाते हो। ऐसा इसका मुख्य शब्द क्या होगा, ये चीज कैसे होगी, कहां से स्टार्ट होगी, आप ये इसको किससे जोड़ोगे, इसको किससे जोड़ोगे। यानी हम बात करें तो क्या करते हो, जैसे जैसे आप यहां पे बात करें तो एबीसी एक मॉडल होता है। तो हम क्या कहते हैं, एनेक्डोटल, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस। और वहीं अगर हम बात करें तो दूसरा बात करें तो हम कहें कि NCTE। अब इसका मुख्य शब्द है, इस मुख्य शब्द का विस्तार आप कर लोगे, तो मुख्य शब्द के विस्तार को कर लोगे तो क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा। अब जैसे जैसे जो उसका मेन शब्द है, हम कहें गणित, गणित इसका क्या है, यह मुख्य शब्द है मैथ। तो मैथ, ICS, मैथमेटिक्स हो गया, मैथ ही मैथ ICS आपने कर लिया तो मैथमेटिक्स हो गया। आपने क्या किया, उसका कुछ निमोनिक्स बना लिया, उसके कुछ निमोनिक्स बना लिए, वह निमोनिक्स के आधार पे आपने क्या किया, अपनी चीजों को वृद्धि कर लिया। अगर आपसे पूरा नहीं याद हो रहा है, आपने उसके मुख्य शब्दों को रख लिया, अच्छा ये चीज है, इसके अंदर ही आएगा। आपने ये बात समझ ली, इसका पूरा कहानी हम कैसे लिखेंगे, तो कहानी का एक मुख्य चीज अगर याद होगा ना, पूरा लिख लेंगे। आप क्या करते हो, हेडिंग जब सीखते हो, आप मेमोराइज कैसे करते हो, अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप क्या करते हो, हेडिंग याद कर लेते हो। इसकी हेडिंग क्या होगी, मान लो 5 हेडिंग है तो 5 हेडिंग में क्या होगी, पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग, 5वीं हेडिंग। ये 5वीं हेडिंग क्या होगी, 5 हेडिंग को क्या करते हो, आप याद कर लेते हो। अब याद करने में अगर वो भी नहीं याद होता है तो आप इसको इस तरह से याद कर लेते हो कि हम क्या कहेंगे, ABCDE, इस तरह से याद कर लेते हो। ए का मतलब क्या होगा, बी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब क्या होगा, डी का मतलब क्या होगा, ई का मतलब क्या होगा। आपने इस तरह से कर लिया, इस तरह से कर लिया तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपको लर्न हो जाएगा, ये पूरा लर्न हो जाएगा। तो आप मुख्य विधि से आपने अपने मेमोराइज को बढ़ा लिया, तो इसको एक तरह से निमोनिक्स विधि भी कहते हैं। एक ही हो गया बढ़ाने का तरीका। दूसरा बढ़ाने का तरीका क्या है, यानी मुख्य शब्द विधि, इसको कहते हैं मुख्य शब्द विधि, जहां पे आप शब्दों को, सिमेंटिक को अपना मेन टारगेट बनाते हो, सिमेंटिक को टारगेट बनाते हो, उसी सिमेंटिक के आधार पे पूरा कहानी आप लिख लेते हो, कहानी समझ लेते हो उसी के आधार पे। अब बात करते हैं स्थान विधि, जो दूसरा है उसको कहते हैं स्थान विधि। स्थान विधि कैसी होती है, ये बहुत फेमस होती है, मैंने इसका एग्जाम्पल अभी इसके पहले बता दिया है। स्थान विधि तो अच्छा, अगर आपको किसी ने कहा कि मान लो अगर आप कहीं किसी भी संस्था में या किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो क्या करते हो कि आप कहां जाओगे कि क्या मिलेगा, आप गए हो 2 बार 3 बार गए हो तो आपने उसको पूरा मेमोराइज कर लिया है। अच्छा, यहां से हम, ये रोड है, यहां से ये चौक है, इस चौक से आप जाएंगे, तो यहाँ जब जाते जाएंगे तो यहाँ पे एक स्कूल आता है, इस स्कूल से थोड़ा सा और आगे ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ पे एक स्कूल आता है, एक कॉलेज, एक स्कूल आता है, यहाँ पे गेट आएगा, गेट पे लिखा रहेगा पूरा बड़ा सा
बड़ा सा लिखा रहेगा। अंदर जाओगे आप, अंदर जाओगे तो यहाँ पे कुछ है, और इसके इधर भी है कुछ, इधर भी है कुछ। फिर इसके अंदर जाओगे तो यहाँ से फिर यहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग है, यहाँ पे इस बड़ी सी बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर है। इसके टॉप फ्लोर पे जाओगे, फिर यहाँ पे ये अंदर आए तो यहाँ पे ये कुछ बिल्डिंग है, यहाँ पे इस बिल्डिंग है, कुछ बिल्डिंग यहाँ पे है, ऐसे बिल्डिंग्स बनी हुई है। बिल्डिंग बनी हुई है तो यहाँ इसके अंदर आओगे तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, यहाँ पे ऑडिटोरियम है। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ये जब अंदर जाओगे तो यहाँ पे प्राथमिक का प्रिंसिपल है रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ अंदर जाओगे तो ये ऑडिटरी है, ये सब अंदर पैसेज में जाओगे तो यहाँ पे कई फ्लोर भी हैं, इसके ऊपर कई फ्लोर है, तो कई फ्लोर पे चढ़ोगे। इसके बाद इससे भी कई सारे फ्लोर हैं, इसमें कई फ्लोर है। तो ये चीज आपने क्या कहा, आप कहा आपको अगर यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना है तो यहाँ जाओगे, सीधे जाओगे आप रोड पे जाओगे तो पहला इस साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं जाना आपको, राइट साइड में जाना। राइट साइड में यहाँ गए, यहाँ से आकर के आपको वापस जो है राइट साइड में जाना, लेफ्ट साइड जाना। लेफ्ट साइड जाओगे तो वहां पे एक मछली घर आएगा, मछली घर से फिर आप ऊपर चढ़ोगे, वगैरह वगैरह। जो है आपने क्या किया, अपने चीजों को मस्तिष्क में मेमोराइज कर लिया तो आपने क्या कर लिया, वो चीज पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दिया। जिसे कहते हैं स्थान विधि, या कहां कहां रखी है वो सब स्थान विधि कर ली। एक मैंने एग्जांपल ये बताया। चले दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं। दूसरा एग्जांपल बताता हूं कि मैंने अभी इसके पहले बताया था मार्केट वाला। मार्केट का एग्जांपल बताया था कि आप जैसे घर से जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कुछ सामान खरीदने। घर से सामान खरीदने के लिए जा रहे हो मार्केट, सामान खरीदने के लिए। अब सामान खरीदने के लिए जब जाते हो तो क्या कर रहे हो, सामान खरीदने के लिए तो आप यहाँ पे जब जाते हो तो करते हो कि घर में क्या क्या है, खाली क्या क्या है, घर में खाली क्या क्या है। तो आपने देखा कि आपने यहाँ पे वॉशरूम, जैसे डेली कहाँ कहाँ जरूरत लगती है, तो वॉशरूम में लगती है, वॉशरूम में साबुन तेल ये सब का लगता है। फिर किचन में जरूरत लगती है, यानी रसोई में कुछ सामान की लगती है, रसोई हो गया, रसोई घर। फिर आपके जहां पे आप पढ़ते लिखते हो वहां पे कुछ जरूरत लगेगी, यानी आपका जो रीडिंग रूम है, वो जो आपका रीडिंग रूम है वहां पे, फिर आपका जो टीवी रूम है वहां पे। ऐसे आपके जहां जहां जो रूम आपने बना रखे हैं उन रूमों में आपको ये चीजें की जरूरत लग रही है, आपको इन चीजों की जरूरत लग रही है, तो ये आपका रूम हो गया। इस रूम में आप गए, अच्छा अब आप वहां जा रहे हो, आप वहां खड़े हो गए। अब वहां से आप सोच रहे हो, अच्छा मैं यहाँ पे उसमें साबुन खत्म हो गया था, शैम्पू भी खत्म हो गया था, तो साबुन ले लेते हैं। अच्छा भैया दो साबुन दे देना। अब साबुन हो गया, शैम्पू का काम खत्म हो गया। आपने देखा, आप मेमोराइज कर रहे हो, अपने मन में मेमोराइज कर रहे हो। अच्छा वॉशरूम में से साबुन खत्म हो गया और ये शैम्पू खत्म हो गया, भैया दो साबुन दे दो, साबुन में ये वाला साबुन दे दो, और दो शैम्पू दे दो, दो शैम्पू हो गया। अच्छा आगे बढ़े तो फिर वहां से आपका वॉशरूम खत्म हो गया, किचन में आए तो किचन में देखा तो आपको लग रहा है कि अच्छा इस ड्रॉवर में क्या है, इस ड्रॉवर में हल्दी है, इस ड्रॉवर में नमक है, इस ड्रॉवर में ये है, इस ड्रॉवर में है। तो आपने देखा अच्छा हल्दी तो कम हो गई थी भैया, अच्छा थोड़ा सा हल्दी दे देना। फिर उसके बाद आपने थोड़ा ये वस्तु ले लेना, ये वस्तु ले लेना, तो आपने ये देख लिया। फिर उसके नीचे आए, उसके नीचे क्या होता है, तो देखा कि आटा भी नहीं है, आटा भी नहीं, अच्छा भैया थोड़ा आटा देना। फिर देखा कि चावल भी नहीं है, तो चावल भी दे देना। ये किचन का काम खत्म हो गया। फिर आप आए अपने बेडरूम में आए, तो बेडरूम में आए तो बोला कि अच्छा यार बेडशीट जो है वो लेनी है, या फिर तकिए का पिलो का कवर लेना है, पिलो का कवर, अच्छा भैया एक पिलो का कवर दे देना, एक ये दे देना। फिर आप आए टीवी रूम में आए, तो टीवी रूम में आए तो देखा कि रिमोट का जो ये है, रिमोट का जो बैटरी है वो नहीं है, तो रिमोट की बैटरी आपने ले ली। फिर आगे आए अपने स्टडी रूम में, तो स्टडी रूम में जो घटा हुआ है, आप क्या कर रहे हो, आप उन रूम में जाकर के, अभी है नहीं आप दुकान में, आप वहां नहीं है, पूरा घर आपके साथ में नहीं है, बट पूरा घर आपके मस्तिष्क में बसा हुआ है। वो उस बसे हुए को आपने अपने मेमोराइज कर लिया हुआ है, तो उसी हिसाब से आप सामानों को ले रहे हैं। तो ये इस चीज को कहते हैं क्या, स्थान विधि। स्थान विधि के आधार पे हम क्या करते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, उसको वहां रख लेते हैं, उसको हम वहां रख लेते हैं। ये स्थान विधि में एक और एग्जाम्पल की तरह बता देता हूँ क्या करते हैं हम। मैंने जैसे बताया था, सबसे पहले ही बताया था कि अपने मस्तिष्क में छोटे छोटे बिंदुओं को हम बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं, छोटी छोटी बिंदुओं को फोल्डर बना लेते हैं, उसी फोल्डर में वस्तुएं रख लेते हैं। उसी फोल्डर में हम वस्तुओं को रख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गणित की चीजें होंगी, यहाँ पे विज्ञान की चीजें होंगी, यहाँ पे घर की चीजें होंगी, यहाँ पे पढ़ाई की चीजें होंगी, यहाँ पे दोस्तों की चीजें होंगी, यहाँ पे मस्ती की चीजें होंगी, यहाँ पे ऑफिस की चीजें होंगी, यहाँ पे फला की होंगी, यहाँ पे फला होंगे। उन सब चीजों को आप क्या करते हो, स्थान बना देते हो। स्थान में से जब जरूरत लगती है उस स्थान में से निकाल करके उसका यूज करते हो। तो ये सब चीजें होती हैं जो अपनी मेमोराइज करने के तरीके होते हैं, कि आप अगर उन फोल्डर में रख दोगे तो वहां से निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, उसको स्टोर करना आसान हो जाएगा। तो ये मुख्य शब्द और स्थान विधि, ये दो तरीके जो होते हैं वो किसके होते हैं, ये दो तरीके आपके मेमोराइज करने के तरीके होते हैं। चलिए, तो स्मृति के में वृद्धि के तरीके मैंने आपको बताया। अब यहाँ जो है स्मृति और वृद्धि, स्मृति और स्मृति के नियम, स्मृति को वृद्धि करना और स्मृति के नियम जो है, यह पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। तो मैंने आपको जो 3 नियम बताए, उस 3 नियम के
जो एसोसिएशन नियम है उस एसोसिएशन नियम के 2 नियम बताए, मुख्य नियम और गौण नियम, और उन दोनों के 4-4 नियम मैंने आपको बताए। तो इस तरह से आपने समझा। फिर मैंने 2 आपको ये बताए आप स्मरण की वृद्धि कैसे कर सकते हो, शब्दों के माध्यम से और स्थान के माध्यम से। चलिए, तो यहाँ ये खत्म होता है। आपसे कुछ स्वजांच ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्वजांच के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि कहीं से बाहर से आवाज वैसे तो नहीं आती है मेरे बोलने में? थोड़ी भी नहीं आवाज आती है ना कि घर घर घुर ऐसा कुछ बाहर का टक टुक पक पुक? नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। नहीं आती है तो एकदम शाबाश, सुंदर सुंदर। चलिए, तो प्रश्न लेते हैं। नहीं सर, अच्छा है, एकदम अच्छा है, शानदार है। चलिए, तो प्रश्न लेते हैं। ओके ओके ओके, हो गया। चलिए, आती है? नहीं आती, अच्छा नहीं आती। हाँ, चलिए, पहला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा भूलने का कारक नहीं है? कौन सा भूलने का कारक नहीं है? यही है ना कि कोई दूसरा है? नहीं, ये नहीं है। भाई, हम आपके सामने क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? क्षमा चाहेंगे, हमने जो पढ़ाया नहीं वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसे कैसे चलता है? स्मृति के नियम। हाँ, हाँ, तो स्मृति के नियम हमको देखने थे, इसमें से प्रश्न पूछना था। पूछ रहा था कुछ और। चलिए, लेते हैं पहला नियम। पहला लेते हैं। हमें सदैव प्रश्न है इसका। हमें सदैव रहता है कि संकट के समय हमारी सहायता किसने की थी, वह कौन सी स्मृति रहेगी? या हमें यह पता रहता है कि हमारे संकट के समय हमको किसने मदद करी थी, ये किसमें आएगा? मानसिक स्मृति में, व्यक्तिगत स्मृति में, स्थायी स्मृति में, या वास्तविक स्मृति में, किसमें आएगा? हमें यह पता रहता है कि हमारे संकट के समय में किसने याद किया हुआ था, तो हमें हमारी स्मृति होगी, कौन सी स्मृति होगी? 3, स्थायी, स्थायी, स्थायी। सही बात है, स्थायी स्मृति है, बट स्थायी के अंदर भी आइए। स्थायी के अंदर भी आइए, तो स्थायी के अंदर आएंगे तो क्या होगा? चलिए, स्थायी को छोड़ दीजिए, स्थायी का ऑप्शन छोड़ दीजिए, फिर क्या आएगा? स्थायी का ऑप्शन छोड़ करके बताइए क्या आएगा? मानसिक? नहीं, मानसिक स्मृति नहीं होती है। मानसिक स्मृति होती ही नहीं। दो, वेरी गुड। दो, दिनेश ने कहा दो। राइट आंसर क्या होगा? दो, व्यक्तिगत स्मृति। क्या आएगा? व्यक्तिगत स्मृति आएगी। अगर हम अपनी चीजों को सीखते हैं, अपने अपने में हम किसी व्यक्ति को किसी व्यक्तिगत रूप में जानते हैं कि उस व्यक्ति ने हमें मदद करी हुई थी, तो व्यक्ति ने मदद करी हुई थी, हम उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यक्तिगत स्मृति। व्यक्तिगत स्मृति यानी हमने उनको के साथ में एसोसिएट कर लिया हुआ है, ये होगा व्यक्तिगत स्मृति। चलिए, आगे बात करते हैं। दो हो गया राइट आंसर। आगे बात करते हैं। याद हुई बातों को कभी न भूलने वाली स्मृति कौन सी है? हमने अगर याद कर लिया, वो कभी नहीं भूलेगा, वो हमारे जीवन के पटल पर, हमारे मस्तिष्क के पटल पर छा गया है। जब हमारी यह लीला समाप्त होगी तभी हमको पता चलेगा। तो क्या होगा? स्थायी स्मृति, अस्थायी, तात्कालिक, पुनर्परिचय। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर सुपर। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या होगा जवाब? जवाब होगा एक, स्थायी स्मृति। चलिए, तीसरा चलते हैं। व्यक्ति के प्रथम व्यक्ति के प्रयास से पुनः स्मरण होने वाली स्मृति क्या कहलाती है? अगर कोई व्यक्ति प्रयास करता है और उसको रिट्राइव कर लेता है, तो उस रिट्राइव करने को क्या कहेंगे? निष्क्रिय स्मृति, शीघ्र स्मृति, सक्रिय स्मृति, इनमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति पुनः उसको रिट्राइव करता है, यानी उसको प्राप्त करता है, तो उसको क्या कहेंगे? निष्क्रिय, शीघ्र, सक्रिय। सक्रिय। अगर वह सक्रिय है तभी तो उसको ग्रहण कर पाएंगे, सक्रिय नहीं है तो कैसे ग्रहण कर पाओगे? तो सही बात है, क्या होगा? सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति होगी। जवाब होगा 3। बहुत बढ़िया। चलिए, चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न है। किसी एक विषय पर स्मरण किसी एक विषय पर स्मरण होने पर दूसरे का स्वयं स्मरण हो जाता है, यह किस नियम के तहत आता है? हमने कोई एक चीज याद करी, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ये क्या होता है? स्मृति के नियम के तहत, पूर्ण विधि के नियम के तहत, खंड विधि के नियम के तहत, स्मृति के परस्पर संबंध के नियम के आधार पर। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। पढ़ाने का देखो कितना पढ़ाने का मतलब जा रहा है। यानी एक चीज आपने सीखी, दूसरा उसके साथ में ऑटोमेटिक हो जा रहा है। यानी आपने वस्तुओं को सीखा, वस्तुओं से आपने एसोसिएट किया, दूसरा कहां होगा? आपने सीख लिया। ये होगा क्या? स्मृति के परस्पर संबंध का नियम होता है। परस्पर संबंध का जो मैंने अभी आपको बताया। सुंदर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया। पांचवा प्रश्न आते हैं। पांचवा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति यानी भूलना। मैंने बताया नहीं, पढ़ाया नहीं, बट फिर भी बताइए क्या भूलने का कारण नहीं है कि हम इस वजह से भूल नहीं सकते? सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, और सीखने की दोषपूर्ण विधियां। बताइए, कौन सा ऐसा कारण है जो विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति का कारण यानी भूलने का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद्व, स्मरण करने की इच्छा। विस्मृति कब होगी? विस्मृति कब होगी?
अगर सीखने में कमी होगी, विस्मृति कब होगी? स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद, सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो यहाँ पे सही बात है, क्या होगा? स्मरण करने की इच्छा। अगर स्मरण करने की इच्छा नहीं होगी तो क्या होगा? वह विस्मृति हो जाएगी, यह स्मृति का कारण हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सीखने की दोषपूर्ण विधियां नहीं, यहाँ पे जवाब क्या होगा? 2 होगा। राइट आंसर है 2, सही बात है। चलिए, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे 5 प्रश्न जो है वो स्मृति से थे, या कुछ सोर्सेज है। थैंक यू सो मच। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, अगला चैप्टर लेंगे। अगला चैप्टर लेने से पहले 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, तब तक आप लोग स्टोर करिए। फिर 2 मिनट के ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। 2 मिनट के ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, अगला वाला विस्मृति पढ़ेंगे। हमारे पास फिर इसके बाद आधा घंटा समय बचेगा, उन आधे घंटे में विस्मृति समझेंगे, विस्मृति क्या है। ओके, डन। 2 मिनट का ब्रेक 2 मिनट का चलेगा। मैसेज या कंटिन्यू करें? ओके, चलिए, डन। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं तुरंत, इसके बाद हाजिर होते हैं। चलिए, अब यहां से हमको समझना है विस्मृति। तो दिशा एकेडमी आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच। दूसरा चैप्टर विस्मरण, हमने स्मरण पढ़ लिया, स्मृति पढ़ ली। अब हम विस्मरण पढ़ लेंगे, फॉरगेटिंग, भूलना। भूलना या विस्मरण, विस्मरण मतलब भूल जाना। भूल जाना, इसका जो साइन है ये है, भूल जाना। तो भूल कैसे हम गए? भूल कैसे गए? तो भूलना हमें याद देखना है कि जो चीज हमने याद नहीं करी वो भूल गया, जो चीज हमने स्टोर नहीं किया वो भूल गए, जो चीज हमने थोड़ा से समय के लिए रखा वो भूल गए, जो हमारे क्षणिक के लिए था वो भूल गए, जिस पर हमने ध्यान नहीं किया वो भूल गए। यानी जहां तक स्मृति नहीं हुई उसके बाद का सारा क्या हो गया? वो विस्मृति हो गया। जहां स्मृति का रास्ता खत्म हो गया वहां से विस्मृति का रास्ता स्टार्ट हो गया। तो ये क्या है? एकदम सिंपल सा फंडा है कि अगर हमको जो चीज स्मृति नहीं हुई, स्मृति के बाद की जो घटनाएं होती हैं, स्मृति के बाद का जो रास्ता आता है वो विस्मृति का रास्ता होता है। यानी विस्मरण से क्या कह सकते हैं? यहाँ पे बात करेंगे विस्मरण या फॉरगेटिंग या भूलना। इसको सभी को एक बात ही कहते हैं, भूलना, फॉरगेटिंग, भूलना। चलिए, क्या है? क्या भी लिखेंगे? भूलना, भूलना या विस्मरण, विस्मरण या विस्मृति, विस्मृति, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? फॉरगेटिंग, भूलना। चलिए, तो देख लिया आपने, ये हमको समझना है। भूलना क्या है उसके बारे में समझेंगे। भूलना, स्मरण, विस्मृति, फॉरगेटिंग, ये क्या है इसको समझेंगे। ये क्या है इसके बारे में हमको समझना है। तो इसको एकदम सिंपल से शब्दों में समझ लें कि जहां से स्मृति का रास्ता खत्म वहां से विस्मृति का रास्ता प्रारंभ। यानी जहां तक हमने स्मृति करी वहां के बाद जो नहीं करी वह सब क्या है? वह विस्मृति है। यानी स्मरण से तात्पर्य, विस्मरण से तात्पर्य स्मरण की विफलता है। स्मरण से या विस्मरण, विस्मरण से तात्पर्य स्मरण की विफलता है। क्या है? स्मरण की विफलता है। यानी जो चीज हमने, जो स्मरण का क्या, स्मरण किसको कहेंगे? अगर हमने जो चीज विस्मरण, जो चीज हमने स्मरण नहीं करी वही क्या है? वही हमारा विस्मरण है। यानी स्मरण करने में हम विफल हो गए, हमने याद करने में, इसको याद करके यहां रखने में हम विफल हो गए। जो विफल हुए वही क्या है? वह विस्मृति है। विस्मृति क्या है? यह वही है। जैसे स्मरण जो था, स्मरण एक मानसिक प्रक्रिया थी, वैसे विस्मरण भी क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। तो विस्मरण क्या है? विस्मरण एक मानसिक प्रक्रिया है। विस्मरण एक मानसिक प्रक्रिया है। अब इस मानसिक प्रक्रिया में होता क्या है? इस मानसिक प्रक्रिया में कोई व्यक्ति इस मानसिक प्रक्रिया में कोई व्यक्ति स्मरण की हुई या धारण की हुई शक्ति को पुनः स्मरण करने में विफल हो जाता है।
करने में विफल हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति है वो क्या करेगा, एक मानसिक प्रक्रिया है, इसमें कोई व्यक्ति कोई स्मरण की हुई या कोई धारण की हुई शक्ति को पुनः स्मरण करना, यानी वापस से रिकॉल करना में कोई अगर व्यक्ति विफल हो जाता है, उसी को कहते हैं क्या, विस्मरण कहते हैं। यानी विस्मरण क्या है, विस्मरण वह है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हमने पहले का स्टोर किया हुआ उसको हम रिकॉल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है, वह विस्मृति हो गई है, वो भूल गया है, वो निकल गया है, या कहीं ऐसा रखा हुआ है, वो कॉम्प्लेक्स हो गया है, वो हम निकाल नहीं पा रहे, कहाँ रखी हुई वहां से हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे कहते हैं विस्मृति, या कहाँ भूल गई है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कहाँ रख दिया है। आप एक सामान खो करके कहीं रख देते हो और फिर खोजते रहते हो, कहाँ गया मतलब क्या, आपका अटेंशन वहां नहीं था, आपका मस्तिष्क वहां तक नहीं पहुंचा पा रहा है। तो फिर क्या करते हो, आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करते हो, फिर आंख बंद करते हो, पूरी जगह जाते हो। ये कब की, कल तो थी हमारे पास, अगर घड़ी आपने पहनी हुई, घड़ी खो गई, या आपकी रिंग खो गई, या आपका चेन खो गया, तो घड़ी, रिंग और चेन कहाँ रखी थी, कल तो पहनी हुई थी, कल तो किसी ने हमको अप्रिशिएट किया, अरे तेरी घड़ी कितनी बढ़िया है, तो इसका मतलब कल सुबह तक तो थी। अब कल सुबह के बाद में कहाँ गया था, कहाँ गई थी, तो दोपहर में वहां गई थी, इतने ड्यूरेशन में तो मैं कहीं नहीं गई थी, कुछ भी नहीं किया हुआ था। तो देखते हैं कहाँ गई थी, तो उन जगहों पे आप ट्राई करते हैं। अगर कहीं मार्केट में गए थे, दुकान पे गए थे, तो वहां ट्राई करेंगे, कहीं और गए थे तो वहां ट्राई करेंगे, कहीं और गए थे तो वहां ट्राई करेंगे। आप क्या कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो। रिकॉल करने में अगर आप कामयाब हो गए तो स्मृति हो गई, अगर आप रिकॉल करने में कामयाब नहीं हुए तो क्या हो गया, वो विस्मृति हो गई। रिकॉल करने में कामयाब हो गए तो स्मृति, रिकॉल करने में कामयाब नहीं हुए, विफल हो गए, तो क्या हो गई, विस्मृति हो गई, भूल गए, नहीं ही मिला, हो गया, नहीं मिला, तो ये होता है विस्मृति। चलिए, या और क्या होता है, और होता है अगर जो आपने यह स्मरण किया हुआ है, जो स्मरण की हुई वस्तु है या धारण की हुई वस्तु है, यह धारण की हुई चिन्ह, इसको कहते हैं चिन्ह, स्मृति चिन्ह अगर धुंधले पड़ जाए, हमारे मस्तिष्क में एक मानसिक प्रक्रिया होती है, इस मानसिक प्रक्रिया में क्या होते हैं, इन हम जो याद को होता है कि स्मृति चिन्ह के रूप में रखते हैं, वो स्मृति चिन्ह को कोड बना करके रखते हैं। तो स्मृति चिन्हों का धुंधला पड़ जाना, स्मृति चिन्हों का क्या, स्मृति चिन्हों का धुंधला पड़ जाना भी क्या होता है, वो धुंधला पड़ जाना या फिर उसका लोप हो जाना, धुंधला पड़ जाना या लोप हो जाना विस्मृति का रूप होता है। किसका रूप होता है, तो विस्मृति का रूप होता है। अगर जो कुछ हमने सीखा हुआ है, जो कुछ हमने धारण किया हुआ है, जो कुछ भी हमने धारण किया हुआ, वो धारण किया हुआ चीज अगर वो धुंधला पड़ गया, धुंधला कब पड़ता है, वो धुंधला, जैसे मान लीजिए आज हमने सीखा, आज हमने एक्सरसाइज करी, आज सीखा हमने, कल हमने इस पर कोई चीज नहीं करी, ये कल ब्लैंक गया, फिर इसके बाद परसों का भी ब्लैंक गया, ये फिर हम जो है 5 वर्ष के बाद हम इसको रिट्राइव करने की कोशिश करें। यहाँ आज सीखा, ये सीखा, इसके बाद कुछ नहीं सीखा, यहाँ ब्लैंक, पूरे 5 वर्ष पूरा ब्लैंक गया, 5 वर्ष ब्लैंक गया, उससे कोई मुलाकात नहीं हुई, उससे कुछ नहीं देखा देखी हुई, तो क्या हुआ, यह 5 वर्षों में लगभग क्या होगा, वहां पे जो स्मृति चिन्ह थे, वह स्मृति चिन्ह धुंधले पड़ जाएंगे या उसका लोप हो जाएगा। जब स्मृति चिन्ह धुंधले पड़ जाएंगे, लोप हो जाएंगे, तब आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे, उसको स्मरण नहीं कर पाओगे, और जब स्मरण नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, वही विस्मृति का रूप ले लेगा। यानी स्मृति चिन्हों का धुंधला पड़ जाना या लोप हो जाना, जिसकी वजह से स्मरण ना कर पाना वो क्या कहलाता है, विस्मृति का रूप कहलाता है। यानी जैसे मैंने बताया, आज मैं कुछ सिखा रहा हूं आपको, आज मैं कुछ बता रहा हूं, ये बताया हुआ चीज मैं प्रैक्टिस ना कराऊं, आप भी प्रैक्टिस ना करें, 1 दिन ना करें, 2 दिन ना करें, 3 दिन ना करें, लगातार कई दिनों तक नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो एक दिन आएगा कि वह भूल जाएगा। आप उसको, आपने जो सीखा हुआ था, जो कहीं स्मृति चिन्ह में आपने डिगाया हुआ था, ये डिगाया हुआ चीज वहां से लोप हो गया या वहां से निकल गया है, तो ये चीज जो है वो कहलाती है विस्मृति। चलिए, यहां तक हमने सीखा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं, इसकी परिभाषाएं क्या है। इसे परिभाषाएं तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि परिभाषाएं भी पूछता है, परिभाषाएं जो है इसके बारे में पूछता है, तो परिभाषाएं समझ लेते हैं। दो तीन परिभाषाएं सीखते हैं। तो पहला समझेंगे मन के अनुसार, मन जी क्या कहते हैं। मन के अनुसार क्या है, मन के अनुसार मन जी ने क्या कहा हुआ है, तो मन जी बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं, मन जी जो है वो बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं, ग्रहण की गई वस्तु को धारण न कर सकना विस्मृति है, एकदम सिंपल सी बात करते हैं। कहते हैं कि ग्रहण की गई वस्तु को
धारण ग्रहण की गई वस्तु को पुनः धारण ना कर पाना, धारण ना कर पाना क्या है? विस्मृति है। अगर आपने कोई भी चीज है, आप उसको पुनः अगर धारण नहीं कर पा रहे हो, जो आपने ग्रहण किया हुआ, पहले आपने कोई ग्रहण किया हो, कोई एक्वायर किया हो, कोई आपने स्मृति बनाई हुई है, उस स्मृति को अगर आप दोबारा उसको पुनः धारण नहीं कर पा रहे हो, तो क्या कहलाएगा? वही विस्मृति का रूप हो जाएगा। ये कहते हैं कौन? मन कहते हैं। मन के अनुसार है। चलिए ट्रेवर जी क्या कहते हैं, ट्रेवर के अनुसार समझते हैं। हाँ, ट्रेवर जी क्या कहते हैं? ट्रेवर के अनुसार कहते हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि किसी अवसर पर प्रयास करने पर भी, किसी अवसर पर किसी अवसर पर प्रयास करने पर भी आप पूर्व के अनुभव याद करने या सीखने में असफल होते हैं। पर भी पूर्व के अनुभव याद करने या सीखने में असफल होते हैं, तो विस्मृति होती है। ये कौन कहता है? ये कहते हैं ट्रेवर के अनुसार। ट्रेवर जी क्या कहते हैं? किसी अवसर पर प्रयास करने पर भी, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी आप उसके अनुभव को सीखने में या उसको याद करने में असफल हो जाते हैं। यानी आपने जो कुछ ही पुराना पहले सीखा हुआ है, अब उसको रिकॉल दोबारा करने में असफल हो जाते हो। उस असफलता को ही कहते हैं क्या? विस्मृति कहते हैं। ये कहा हुआ है किसने? ट्रेवर ने कहा हुआ है। वही फ्रायड के अनुसार कहते हैं, फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, जो फ्रायड बहुत फेमस है। फ्रायड के अनुसार, सिगमंड फ्रायड के अनुसार, फ्रायड जी क्या कहते हैं? तो फ्रायड जी भी कहते हैं, यह चूंकि मस्तिष्क से संबंधित थे, बहुत सारी बातें उन्होंने मस्तिष्क के ऊपर कही है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपने, यह कहते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जो दुख देने वाली वस्तु को दुख देने वाली वस्तु या अनुभव को बाहर निकाल देती है, यानी आप क्या करते हो? उसको विस्मृति कर देते हो। जो चीज हमसे याद नहीं होती, जो हमारे टफ है, या वह प्रक्रिया है जो दुख देने वाले अनुभव को बाहर निकाल देती है। यानी कहीं भी किसी प्रकार का अगर आपको उससे दुख होता है, हर्ट होता है, परेशान होते हैं आप, तो क्या करेंगे? आप उसको भूलने का प्रयास करेंगे, और एक दिन आएगा कि भूल जाएंगे। आप उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे भूल जाएगा। तो दुख देने वाले अनुभव को जब आप भूलने का प्रयास करते हैं, उसको निकाल देते हैं अपने मस्तिष्क से, तो वह होता है क्या? उसे कहते हैं विस्मृति। तो ये तीन परिभाषाएं जो है वो हमने आपको बताया। पहली परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी है, ग्रहण की गई वस्तु को धारण ना कर पाना विस्मृति है। दूसरे में कहा गया कि पूर्व के अनुभव को रिकॉल ना कर पाना विस्मृति है। तीसरे में कहा गया कि दुख देने वाली वस्तुओं को भूल जाना विस्मृति है। दुख देने वाली वस्तुओं को भूल जाना वह विस्मृति है। चलिए, ये हमने परिभाषा बता दी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि समय कम है, विस्मृति खत्म करना है, विस्मृति पूरा खत्म करना है, इसके बाद विस्मृति पे नहीं आना है। चलिए, थोड़ा सा लेट भी होगा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आज विस्मृति खत्म कर देंगे, यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। अब बात करते हैं विस्मृति के प्रकार क्या है। इसके प्रकार को समझते हैं। इसके प्रकार कितने हैं? तो प्रकार कुल 2 हैं। इसके 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार क्या है? तो दोनों प्रकारों को समझ लेते हैं। पहला प्रकार है सक्रिय और दूसरा प्रकार है निष्क्रिय। एक प्रकार है सक्रिय और दूसरा प्रकार है निष्क्रिय। एक सक्रिय विस्मृति और दूसरा निष्क्रिय विस्मृति। चलिए, सक्रिय और निष्क्रिय क्या होता है? चलिए देख लेते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। चलिए, सक्रिय विस्मृति क्या है इसको समझ लेते हैं। सक्रिय विस्मृति क्या है? यानी आप भूलने के लिए बिल्कुल प्रयासरत हो, आप भूलने के लिए वह लगातार जो भूले जा रही, वो उसे कहेंगे सक्रिय विस्मृति।
यानी आपको प्रयास करना पड़ता है किसी चीज को भूलने का प्रयास। जैसे यहाँ फ्रायड जी कह रहे हैं, आप किसी आपकी अनचाही चीज या जो आपको दुख देती है आप उसको भूलने का प्रयास कर रहे हो, वो कहते हैं क्या? सक्रिय। उसे कहते हैं सक्रिय। जब आप किसी घटना को भूलने के लिए प्रयास करते हैं वो सक्रिय विस्मृति के रूप में आती है। जैसे किसी दुख को भूलना, जैसे किसी दुख को भूलना, किसी दुख को भूलने का प्रयास, प्रयास सक्रिय विस्मृति का उदाहरण है। सक्रिय विस्मृति का उदाहरण है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी चीज को चाह करके आप उस पर भूलने का प्रयास कर रहे हो। जब आप खुद भूलने का प्रयास करते हो और प्रयास करके उसको चीज को भुला देते हो तो उसे कहते हैं क्या? वह सक्रिय विस्मृति है। निष्क्रिय विस्मृति क्या? आपको पता ही नहीं, भूल गया, आपको पता ही नहीं वो भूल गया, वो कहते हैं उसे निष्क्रिय विस्मृति। जब आप किसी भी तत्व को, किसी भी घटना को स्वयं भूल जाते हैं, अपने अपने आप ही भूल जाते हैं, स्वतः भूल जाते हैं, तो यह क्या होता है? यह विस्मृति होती है। जब किसी घटना को स्वतः भूल जाते हैं, किसी घटना या सीखे हुए स्मरण या धारण को स्वतः भूल जाना क्या होता है? या निष्क्रिय स्मृति होता है। यानी इसमें आप कुछ नहीं प्रयास कर रहे हो, ये ऑटोमेटिक हो जा रही है, जैसे निष्क्रिय विस्मृति है, निष्क्रिय विस्मृति है। चलिए क्या है? जैसे आप एक तरफ रटते जा रहे हो, यहां पे आपका रटने का तरीका है, आपने यहां रटा, यहां कुछ पढ़ा, फिर यहां आपने पढ़ा, फिर आपने यहां पढ़ा, फिर आपने यहां पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, इधर पढ़ते जा रहे हैं, और इधर क्या हो रहा है? ये इधर भूलते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये भूलते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहा है। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और इधर भूलते जा रहा है, इधर भूलते जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये स्वतः होगा। यहाँ पे ये स्वतः होते जा रहा है, आप प्रयास नहीं कर रहे, आप एक तरफ तो पढ़ रहे हो, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? वो भूलते जा रहा है। जहां आपके मन में आपको लगा नहीं यार कैसे भूल गए हम, ये हमको भूलना नहीं था। आप अक्सर रूटीन में होता है, जो हमारा ध्यान इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। या तो हो सकता है हमारे पास वर्क का लोड बहुत हो, या हो सकता है कि हम जो है हमारा स्वास्थ्य बराबर ना हो, या हो सकता है हमारा जो ये पूरा इसमें स्टोर करने की जो क्षमता है हमने वो न करा हो, या हो सकता है कि हम नींद ना लिए। हम अगर बार बार अगर हम एक थोड़ा सा पढ़ने के बाद अगर हम सो लें तो हमारे मन में पहुंच जाएगा, नहीं तो क्या अगर हम सोए लगातार पढ़ते रह रहे तो हमको याद नहीं होगा। हम पूरा 4 घंटे 10 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हैं, उसको स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो चीज भूल जाएगी, तो कि उसे निष्क्रिय कहते हैं। जहां सक्रिय होती है वहां पे हम प्रयास करते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय दोनों को आपने समझ लिया। सक्रिय में होता है क्या कि सक्रिय में किसी चीज को हम प्रयास करते हैं भूलने का, और दूसरी में बिना प्रयास की ही चीज भूल जाती है, उसे कहते हैं निष्क्रिय। चलिए यहां सीख लिया। अब कुछ ग्राफ के जरिए समझते हैं। ग्राफ में इसको समझते हैं। यहां तक समझ हो गया? यहां तक हो गया? समझ में आ गया? किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। ओके ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ के जरिए समझते हैं ये भूलता कैसे है, भूलता कैसे है। और भूलने में इसमें सिद्धांत में जो है एबिंगहास जी जो है वो बहुत ही फेमस है। एबिंगहास का जो थियरी है वो बहुत फेमस है, इस भूलने में और याद करने में दोनों में। स्मृति और विस्मृति दोनों में एबिंगहास की बहुत बड़ी भूमिका है। किसकी? एबिंगहास की। एबिंगहास के अनुसार, एबिंगहास के अनुसार इन्होंने कहा कि जो विस्मृति है वह विस्मृति कैसे होती है? तो विस्मृति समय अंतराल के अनुसार होती है। के अनुसार ये कहते हैं क्या कि विस्मृति समय अंतराल पर होती है। कैसे होती है? चलिए ग्राफ के जरिए समझते हैं। ये कहते हैं, इन्होंने एक ग्राफ के जरिए समझाया। इन्होंने एक प्रयोग किया, इन्होंने कुछ शब्दों को प्रयोग किया, कुछ लेटर्स को प्रयोग किया। उस लेटर्स में कुछ अल्फाबेट थे और अल्फाबेट में कुछ वॉवेल थे, कुछ स्वर थे, और वॉवेल और स्वर को उन्होंने कई बार प्रयास करवाया। वॉवेल और इन्होंने क्या किया? एक प्रयोग किया। इनका प्रयोग था, मैं प्रयोग यहाँ पे लिख देता हूँ। एबिंगहास जी ने प्रयोग किया है। इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया? 2 व्यक्तियों को रखा, मतलब कुछ 2 ग्रुपों को रखा।
एक में क्या किया, कुछ अल्फाबेट रखे, जैसे COK, जिसका कोई मतलब नहीं था, जिसका कोई मतलब नहीं था, इस तरह से उन्होंने रखा। एक लेटर ये रखा, दूसरा लेटर उन्होंने रखा एक और था NOK, नो। तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं था। इस पे उन्होंने रटाने का काम किया, इस पे उन्होंने पढ़ाने का काम किया। बोले कि आप चलो इसी प्रकार के शब्दों को पढ़ो, इसी प्रकार के शब्दों को करो। तो क्या किए, लगातार लगातार वो जो है कराते गए। तो इन्होंने जब इसको अभ्यास करवाने का कोशिश की एक बार, फिर उसके बाद उस पे हट करके, इससे हट करके इस पे आ गए, इससे हट करके इस पे आ गए। तो क्या हुआ, देखा कि इसकी एक्सरसाइज नहीं हुई, इसकी एक्सरसाइज नहीं हुई। अब इस पे आ गए तो ये वाला धीरे धीरे घटने लगा, ये वाला जो ऊपर वाला एक्सरसाइज नहीं हुई, तो ये वाला जो है घटने लगा, इसका ग्राफ घटने लगा। और ये जो है फिर इसमें आ गए। तो ना तो ये याद हुआ ना तो ये याद हुआ। इसको उन्होंने एक ग्राफ के जरिए समझाया। कैसे ग्राफ के जरिए समझाया, आगे बताता हूं। यहाँ पे उन्होंने यही कुछ लेटर्स को या दो व्यक्तियों को, ऐसे शब्दों को जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे बिना अर्थ वाले शब्दों को उन्होंने याद करवाने का काम किया। तो पहले तो ये याद करवाया, ये याद करवाया तो ग्राफ बढ़ गया, फिर इसको छोड़ दिया, फिर इसको याद करवाने का काम किया कि देखा तो इसका जो ग्राफ वो धीरे धीरे घटने लगा, इसका ग्राफ 10 दिनों में घट गया। ये 10 दिनों का लेखा जोखा वो एक ग्राफ के जरिए प्रस्तुत करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है एक्स वाई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर यह क्या करते हैं, इधर जो है वो धारण की मात्रा रखते हैं। यहाँ पे धारण करने की मात्रा, धारण करने की मात्रा, धारण करने की मात्रा रखते हैं प्रतिशत में, इसमें तो प्रतिशत में रखते हैं। और यहाँ नीचे रखते हैं यह सीखने के बाद के समय, सीखने के बाद के समय, ध्यान से समझिएगा इसको, सीखने के बाद के समय। जब शुरू शुरू में उन्होंने पहले दिन, जब यहाँ पे हो गया पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, ऐसे ही 10वां दिन, ऐसे ही वो आगे बढ़े। तो देखा कि पहले दिन ये ग्राफ जो था वो कुछ इस तरह का था, ग्राफ कुछ इस तरह का था। यहाँ पे मान लीजिए यह हो गया 20%, यह 40%, यह 60%, यह 80% और यह 100%। अब जो ग्राफ था वह ग्राफ कुछ यहां तक पहुंचा था। पहले दिन यह ग्राफ यहां तक पहुंचा था, पहले दिन जब सिखाया तो ग्राफ कुछ यहां तक था, यानी जैसे ही पहुंचे पहले दिन ये यहां तक था ग्राफ। यानी जैसे ही उन्होंने सीखा, पहले दिन पढ़ा तो 100% उन्होंने सीख लिया, पहले दिन 100% सीख लिया। अब 100% सीखा तो क्या किया, फिर देखा कि धीरे धीरे, अब यह 10 दिन के बाद यहां तक तो यहां आया, पहले दिन में यहां आया, पहले दिन में घट करके इतना आ गया। फिर धीरे धीरे जब गए तो ये यहाँ पे यहां आ गया। चलिए ध्यान करिए कैसे अब इसको समझते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि ये 80%, 60%, 70% इसको। अब इन्होंने क्या किया कि देखा ये घट कैसे रहा है। पहले दिन में यहाँ पे रटाया, यहाँ पे याद करा, पढ़ाया, तो पहले दिन में ये यहाँ पहुंच गया। यानी जिस दिन पढ़ा, ये इस दिन पढ़ा, इस पल पढ़ा होगा, इस दिन के इस पल पढ़ा होगा, इस पल पे कोई पढ़ा तो 100% तो उसने याद कर लिया वो चीज। 100% जब अभी पढ़ रहे पल है, अभी पढ़ रहे उसको याद कर लिया। याद करने के बाद यह घट कैसे रहा है, घटने का जो रीजन उन्होंने देखा, घटने का रीजन बताया कि 20 मिनट पे 10 मिनट पे तो यहाँ आ गया, ये घट गया, यहाँ आ गया 10 मिनट पे, फिर 20 मिनट पे यहाँ आ गया। यानी ये घस करके देखो, यह 10 मिनट है, 10 मिनट में ये नीचे आ गया। पहले बढ़ा, ये घटने का रेशियो है, ये बढ़ा यहाँ गया, शुरू में बढ़ करके यहाँ गया, ये घटने का रेशियो है, यानी ये ढलान पे है, इसको कहेंगे ढलान, ये ढलान है। अब यहाँ 10 मिनट में यहाँ आया, 20 मिनट में यहाँ आ गया, 20 मिनट में यहाँ था 80, यहाँ था 60 आ गया, 60 आ गया। अब और नीचे आ गया, जब और आया 1 घंटे में नीचे आकर के यहाँ आ गया। फिर ऐसे ही जब और नीचे आया तो 8.8 घंटे में, 8.8 घंटे में यह नीचे लगभग यहाँ आ गया। यानी अब यह अगर हम नीचे से देखें तो यह 20%, 40%, 60% के करीब, ये अगर हम बात करें यहाँ पे लगभग 60% के करीब, 60% से अधिक। तो एक व्यक्ति उन्होंने कहा कि लगभग ये 8 घंटे में यहाँ आया, और जब नीचे आया यहाँ पे आया, तो ये कहते हैं कि लगभग 10 घंटे में इनके इसका अनुसार 10 घंटे में कोई व्यक्ति सीखे हुए का 60% भूल जाता है, 60% भूल जाता है। कैसे, वो इसी तरह से
कि एक तो पहले सीखा तो सीख करके वो 100% भूल गया, फिर देखा 10 मिनट में वह 20% भूल गया, 20 मिनट में फिर वो 40% भूल गया, फिर 1 घंटे में वह 45% भूल गया, फिर जब नीचे आया तो लगभग वह 10 मिनट में 60% तक वो चीजें भूल गया। तो 60% चीजें तक भूल गया, यही इसको बताते हैं, यह इसको कहते हैं ये विस्मरण का रेट है, जो ये घट रहा है ये विस्मरण का रेट है। विस्मरण का रेट अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी, लगातार अगर प्रैक्टिस की हुई तो वो चढ़ाव पे रहता, अगर नहीं किए तो क्या होगा, वह घट जाएगा। तो घट जाएगा, ये इस प्रकार का क्या है, या सूत्र है, यह इस प्रकार का सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और रूप में समझते हैं, एक और रूपों में समझते हैं। आपने इसको समझा या एक बार और समझाऊं आपको? चलिए एक बार मैं और इसी को समझाता हूं थोड़ा अलग तरीके से, इसी को एक और ढंग से समझाता हूं, या तो आपने सीख लिया। चलिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना देता हूं, ये ग्राफ है, इस ग्राफ पे यहाँ पे कहेंगे ये हो गया 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% और ये हो गया 100%। चलिए यहां तक हो गया। अब इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, 7, 8, 9, 10, ये हो गया। इधर है क्या, इधर है उन्होंने जो इधर जो कुछ धारण किया, यह धारण करने की क्षमता यानी याद करने की क्षमता, यह धारण है, और इधर है समय। अब इस समय में शुरू में तो उन्होंने 100% तक सीख लिया था, जो कुछ भी सिखाया वो 100% तक सीख लिया था, यानी यहाँ तक इस समय में, पहले समय में उन्होंने यहाँ सीख लिया। बट जैसे ही देखा कि तैयारी नहीं करी तो धीरे धीरे घटने लगा कि 10 मिनट में यहाँ पे आ गया, 10 मिनट में यहां तक आ गया, यानी ये रेशियो कहां आ गया, यहां आ गया। फिर उसके बाद जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो ये रेशियो कहां आ गया, ये रेशियो जो है थोड़ा जब और आगे आ गया 20 मिनट में आ गया 50 में, यह मतलब 20 मिनट में यहां आ गया, यानी कहां पे, ये 50 तक आ गया, यहां तक आ गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा और जब आ गया, थोड़ा सा और आगे आया, तो जब वो और आगे बढ़ा तो यहां आ गया, यानी 10 पूरे 1 घंटे में, एक घंटा नहीं, जैसे 20 मिनट बढ़ा तो ऐसे ही वो आगे जाकर के 8.8 घंटा या 10 घंटा मान लो, यहाँ पे 10 घंटा मान लेते हैं, आगे बढ़ा तो अब ये धीरे धीरे घटा, तो 10 घंटे में ये यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे 60%, यानी घटा कितना, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, यहाँ तक आया तो 60% तक इसकी घटत हो गई, 60% तक की घटत हो गई। और फिर जैसे वो आगे बढ़ा तो घटने का रेशियो यहाँ तक आ गया, और फिर ये यहाँ स्थिर रहेगा, ये स्थिर रहेगा। इतनी चीजें तो उसको याद रहेंगी, 10 दिनों तक याद रहेंगी, बट जैसे से वह बढ़ेगा आगे, अगर इसको प्रैक्टिस नहीं कर रही है, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये घटने लगेगा, और एक दिन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे शून्य पे आ जाएगा, एक दिन यहाँ पे शून्य पे आ जाएगा, यानी वो पटल कितना हो जाएगा, बिल्कुल नीचे हो जाएगा। तो ये होता है लर्निंग का ग्राफ, शुरू में तो पढ़ते हैं सीखते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वह घटने लगता है, फिर वो धीरे धीरे घटने लगता है, यानी शुरू में तो बढ़ा, फिर 10 मिनट पे कम हो गया, फिर 20 मिनट पे कम हो गया, और 10 घंटे में बिल्कुल कम हो गया। तो ये ग्राफ कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और वैसे जब आगे बढ़ा तो और जो है ग्राफ घट गया। तो ये एक जो है उन्होंने किसने बताया था, एबिंगहास ने इस चीज को बताया हुआ था। और उन्होंने एक चीज और कहते हैं, चिन्ह ह्रास कैसे होता है, चिन्हों का ह्रास कैसे होता है, जो हम अपना चिन्ह बनाते हैं, मैंने पीछे बताया हुआ था। एक और बताते हैं, एक तो क्या समय अंतराल का, अब बताते हैं चिन्ह ह्रास का कैसे होता है, चिन्ह ह्रास कैसे होता है, इस पर भी प्रयोग किया गया, इस प्रयोग पर भी बताया गया चिन्ह ह्रास कैसे होता है। चिन्ह ह्रास का उन्होंने बताया कि कोई चीज अगर हमारे लंबे समय तक कोई स्थिति है, यहाँ पे कहा उन्होंने चिन्ह ह्रास के कारण विस्मरण। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि ये ऐसा रेशियो है, ये हमारे पास रेशियो है, ये घटता कैसे, घटने के लिए शुरू में तो यहाँ पे 100%, ये 100% है, 100% तक तो यहाँ लर्निंग हो गई, 100% तक लर्निंग हो गई। अब यहाँ पे किसी ने वो अपना मेमोरी 100% तक बढ़ा लिया, यानी याद कर लिया। अब याद कर लिया, इस याद करने को अगर वो 8 बार दोहराता है, इसी को बार बार दोहराता है, तो दोहराने पे यह घट करके कहाँ आता है, या यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हो गया 20%, यहाँ पे हो गया 40%, यहाँ पे हो गया 60%, यहाँ पे हो गया 80%, हो गया 60%। तो अगर यह 8 बार लगभग दोहराता है, तो दोहराने पर यह कहां तक रहता है, यह लगभग 60% तक रहता है। मतलब यहां से अगर रहेगा तो यहां तक ये इतना याद रहेगा, इसको अगर दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है, अगर 8 बार दोहराया, इसने बार बार दोहराया, तो ये लर्निंग यहां तक 8 बार दोहराने पर।
अगर उसने 8 बार दोहराया है, 8 बार दोहराने पर लर्निंग यहां तक रहेगी, यानी उसको इतना 40% तक याद रहेगी, यानी उसका 60% तक नुकसान हो गया, 60% तक नुकसान हो गया, 40% उसको याद रहा। वहीं अगर वह खाली 6 बार दोहराता है, तो 6 बार दोहराने पर, अगर वह व्यक्ति खाली 6 बार दोहराता है, तो 6 बार के दोहराने पर कितना होगा, ये चीज घट करके यहां आ जाएगी, यानी यही चीज घट करके कहां आ जाएगी, 6 बार पे यहां आ गई, ये 6 बार के दोहराने पर, 6 बार के दोहराने पर, यानी उसी चीज को अगर वो रिपीट कर रहा है, उस स्मृति को, जो स्मृति का चिन्ह है, उस स्मृति के चिन्हों को वह 6 बार अगर दोहराता है, तो वह घट करके कहां जाता है, यह लगभग 30% पे आता है। वहीं अगर वह और घटाता है, अगर वह और याद नहीं करता है, तो वह उसको खाली वह 2 बार ही करता है, 6 बार की जगह पे खाली वह 2 बार ही करता है, 2 बार अगर वह रखता है, 2 बार, 2 बार रखता है, 2 बार के दोहराने पर तो कहां जाता है, वह लगभग यहां पे आ जाता है, कहां पे, यह 10%, ये 10% पे आ जाता है। तो इस तरह से वह कहते हैं कि जितना दोहराएंगे, अगर आप बार बार दोहराएंगे तो लर्निंग कहां बढ़ जाएगी, ऊपर यहाँ पे। तो रिपीटेशन का भी जो बात है, अगर आप बार बार रिपीट करते हैं, बार बार उसको मेमोराइज करते हैं, बार बार उसको एसोसिएट करते हैं, तो लर्निंग का लेवल होगी, विस्मृति नहीं होगी। अगर विस्मृति कब होगी, विस्मृति तब होगी जब आप दोहराने की प्रक्रिया कम होगी, जब याद करने की प्रक्रिया कम होगी, जब स्टोर करने की प्रक्रिया कम होगी, जब उसको एक्टिविटी करने की प्रक्रिया कम होगी, तो विस्मृति जो है वह आने लगेगी। ये विस्मृति क्या है, ये घटान है। विस्मृति क्या है, उसका जो इसका फ्लोट है, ये फ्लोट इसका, यह विस्मृति है। ये जब निगेटिव तरफ में आ रहा है, इसको कहते हैं विस्मृति। पहले तो चढ़ करके गया, ये स्मृति थी, यह हुआ स्मृति। अब यह क्या है, यह सारा क्या है, इसका यह विस्मृति है, ये इसकी विस्मृति है, यानी इतना भाग जो भूल गया, इतना भाग, वह 60% भाग भूल गया, यहाँ पे वह 80% भाग भूल गया, यहाँ पे वह 70% भाग भूल गया। तो ये सब भाग जो है वो भूल रहा है, क्यों भूल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण है स्मृति चिन्हों का ह्रास होना। स्मृति चिन्हों का ह्रास होना, यानी वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, वह निकल जा रहा है, इसलिए वह भूल गया। इसमें जो कंटेंट होते हैं, वह कंटेंट ज्यादा बोलते हैं, कंटेंट ज्यादा बोलते हैं। चलिए यहाँ पे एक और लेते हैं, विषय वस्तु की सार्थकता के आधार पर। एक तो ये हो गया, दूसरा बात मैंने बताई। अब तीसरी बात लेते हैं, विषय वस्तु की सार्थकता, इसको लिख लीजिए, हो गया। चलिए अगला लेते हैं, विषय वस्तु की सार्थकता। मैं यहां लेता हूं विषय वस्तु की सार्थकता को, ये रहने देता हूं, इतने में समझाता हूं। विषय वस्तु की सार्थकता, विषय वस्तु की सार्थकता, अगर आप उस विषय वस्तु में से, वो आपके काम का है विषय वस्तु, तो क्या होगा, वो लर्निंग उतना ज्यादा नुकसान, लर्निंग जो है उतना नीचे नहीं आएगी। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वो लर्निंग ज्यादा नीचे आ जाएगी। अगर आप उसको सहज रूप में, सरल रूप में अगर आप उसको पढ़ते नहीं है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे भूल जाएगा। भूल जाएगा कैसे, जैसे वही, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हमने पढ़ा, ये ग्राफ है, इस ग्राफ में यहाँ पे आपने सीखा, यहाँ पे आपने तुरंत सीख लिया, ये 100% है, 100% स्मृति है, ये 100% स्मृति है। इस स्मृति को अगर सीखा नहीं गया, सार्थक रूप में है, अगर कोई सामग्री है तो सार्थक रूप में अगर कोई सामग्री, तो कहां आएगी, पहली बात तो सीख लिया, अगर वो सार्थक है तो कहां आएगी, वो लगभग यहां पर आएगी। सार्थक रूप में है तो यह घट करके यहां आएगा, सार्थक रूप में। और अगर आप इसकी तैयारी नहीं करते हैं, सार्थक रूप में और तैयारी नहीं करते हैं, फिर भी कुछ भी नहीं करते, तो सार्थकता के रूप में वह यहाँ आएगी, यानी लगभग 40% पे, यहाँ पे 40% पे आएगी सार्थकता का रूप। वहीं अगर ये निरर्थक है, तो निरर्थक होकर के कहां आ जाएगी, यह लगभग 20% पे आ जाएगी, 20% पे, तो यह निरर्थक रूप है। यानी आपके अगर कोई काम का नहीं पढ़ाया गया और कोई काम का नहीं है, कोई चीज पढ़ाई गई, कोई ऑडिटोरियम में या कहीं भी, किसी भी कोई भी यूट्यूब पे या कहीं भी कोई मूवी अगर आपने देखा, वो आपके सार्थक नहीं, वो आपके काम का नहीं है, तो क्या होगा, उस चीज को आप भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे, 20% ही रहेगी, और एक समय आएगा कि एकदम खत्म हो जाएगा। वहीं अगर वह सार्थक है तो लगभग वह 40% तक, 60% चला जाएगा, 40% तक वो आपको याद रहेगा। इस तरह से यह भी भूलने का जो रेशियो होता है, यह भूलने का रेशियो किसके आधार पर होता है, विषय की सार्थकता के आधार पर, चिन्हों के आधार पे, और उसके बारंबारता के आधार पे, उसके जो है वह किसके आधार पे, उसके अंतराल के आधार पे, बारंबारता के आधार पे। मैंने 3 के रूप में बताया, एक अंतराल के रूप में बताया, यानी बारंबारता के रूप में, दूसरा मैंने बताया चिन्हों के आधार पे, और तीसरा बताया मैंने विषय वस्तु की सार्थकता के आधार पे। एक मैंने ग्राफ के आधार पे यहाँ बताया, दूसरा ग्राफ के आधार पर बताया यहाँ पे, और तीसरा ग्राफ मैंने आपको पीछे बताया। ये तीनों ग्राफ के आधार पर क्या होता है, वह विस्मृति होती है। चलिए अब विस्मृति के कारण समझ लेते हैं। ये जो कारण है, ये तो मेन कारण थे, इसके पीछे के और क्या कारण होते हैं, वो और कारण समझ लेते हैं। विस्मृति के और क्या कारण, उसको समझ लेते हैं, फिर उसको उपाय समझ लेंगे। कारण क्या क्या है उसको समझ लेते हैं। यहां तक हो गया। कारण क्या है, बस ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, तो क्या क्या कारण है, समय का अभाव,
कब होता है? ये कारण क्या है इसके? कारण तो मैंने ग्राफ के आधार बताया, कारण वैसे बताता हूं आपको। तो पहला होगा क्या? अगर समय का अभाव है, समय का अभाव, अगर आपके पास समय का अभाव, आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो क्या होगा? विस्मृति होगी। दूसरा, अगर दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा कि विषय वस्तु की मात्रा, अगर विषय वस्तु की मात्रा अगर आपने ज्यादा पढ़ी, विषय वस्तु की मात्रा अगर आपने ज्यादा कंटेंट में पढ़ा तो कंटेंट क्या होगा? भूल जाएगा। विषय वस्तु की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो वही क्या? विषय वस्तु का स्वरूप अगर बहुत जटिल है, विषय वस्तु का स्वरूप अगर बहुत जटिल है तो क्या होगा? भूल जाएगा। आपको मैथ, कल मैं मैथ पढ़ा रहा था, रिसर्च में पढ़ा रहा था, देखा कि बहुत तकलीफ हो रही थी। तकलीफ हो रही थी क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा जटिल था। बट वहीं अगर एक बार दो बार प्रैक्टिस कर दिया गया तो मैथ से आसान कुछ है ही नहीं। मैथ से आसान कुछ नहीं है, तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। चलिए, और क्या? सीखने के दोषपूर्ण पद्धति, अगर आपने दोषपूर्ण रूप से सीखा है, सीखने के दोषपूर्ण पद्धति, अगर आपने सीखने के दोषपूर्ण पद्धति से सीखा हुआ, यानी उसमें दोष है, ढंग से नहीं सीखा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, इधर उधर घुमा घुमा करके इधर उधर बात करी गई है, तो क्या होगा? तब भी आप फॉरगेटिंग के रूप में आ जाएंगे। यानी अगर ढंग से नहीं सीखा है, सीखने के रूप में नहीं सीखा है, अगर आपको किसी चीज को नेचुरल मेथड में सीखना, अपने लेक्चर मेथड में सीख लिया तो क्या होगा? वो भूल जाएगा। ठीक, ये भी हुआ। और क्या होगा यहाँ पे? मानसिक आघात, अगर आपको मानसिक रूप से आघात लगा है, मानसिक रूप से आघात लगा है, तो ये आघात होने पर भी क्या होगा? मेमोरी लॉस हो जाएगा। मेमोरी लॉस आघात होने पर भी होता है। और क्या होता है? और क्या कारण हो सकता है? और कारण जो है वो मानसिक द्वंद्व, अगर आपके अंदर में कॉन्फ्लिक्ट है, मानसिक द्वंद्व है, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट होने पर भी क्या होगा? आप जो है बातों को भूल जाएंगे। अगर अंदर मन में कॉन्फ्लिक्ट भरा हुआ है, अगर दोष भरा हुआ, द्वंद्व भरा हुआ है, आप दुविधा में पड़े हुए, वो दुविधा भी क्या करेगी? वह आपको भूलने पर कर देगी। वहीं मादक द्रव्यों का प्रयोग, मादक द्रव्यों का प्रयोग, अगर आप ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल या किसी प्रकार का चीज को सेवन करते हो तब भी क्या होगा? एक समय में भूल जाओगे। वहीं क्या, अगर आप ज्यादा, आपकी उम्र हो गई है, उम्र होने पर भी क्या होगा? ये भूल जाओगे। और क्या? और किसी प्रकार का आपको मानसिक रोग है, अगर आपको मानसिक रोग है तो मानसिक रोग होने पर भी क्या करोगे? आप वस्तुओं को भूल जाओगे, फॉरगेट कर जाओगे, ये भी उसका कारण है। और क्या? अगर आपके पास संवेगात्मक संतुलन नहीं है, क्या? संवेगात्मक संतुलन नहीं है, आप इमोशनल रूप से सही नहीं हो, तभी क्या होगा? कल एक प्रश्न आया था कि जो संज्ञान है, संज्ञान में इमोशंस काम आता है क्या? ऑब्वियसली काम आता है। इमोशंस जितना होगा उतना ही आप जो है उसमें बताया हुआ है कि अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। अफेक्टिव डोमेन इसीलिए है कि इमोशंस जब होगा तभी तो आप सीखोगे, जब उसके साथ में आपकी रुचि होगी तभी तो सीखोगे, हर्ट होगा तभी सीखोगे ना। यानी इमोशंस और कॉग्निशन दोनों उसके मिले जुले रूप है। तो इसलिए अगर संवेगात्मक रूप से आप संतुलित नहीं हो तब भी आपको जो चीजें क्या होंगी? भूल जाएंगे। वहीं प्रत्याहार की इच्छा का अभाव, अगर आपको ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, अगर आपको ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, तब भी क्या करोगे? आप चीजों को भूल जाओगे। तो ये सब चीजें क्या है? उसके कारण है। समय का अभाव, विषय वस्तु की मात्रा, विषय वस्तु का स्वरूप, सीखने के दोषपूर्ण पद्धति, मानसिक आघात, मानसिक द्वंद्व, मादक द्रव्यों का प्रभाव, उम्र होने पर मानसिक रोग, संवेगात्मक असंतुलन और ग्रहण करने की इच्छा ना होना भी क्या है? यह सब उसके कारण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां से कारण हमने समझ लिया, अब हम यहां से बढ़ेंगे, समझेंगे इसको दूर करने का। कारण तो बताया, दूर कैसे करेंगे? कारण तो हो गया, कारण तो बता दिया, इसको दूर करने का उपाय भी तो होना चाहिए ना। कैसे दूर करेंगे इसको? दूर करने के बाद सबसे उपाय क्या है? अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। क्या है? सबसे ज्यादा है अभ्यास। क्या करना दूर करने का? कि आप अभ्यास रखिए, अभ्यास। दूसरा क्या? दूसरा जो है वो स्मरण करने में ध्यान करना। जब आप करें तो स्मरण करने में ध्यान रखें, स्मरण करने में ध्यान रखना। यानी जब स्मरण करो तो ध्यान से स्मरण करो, तो जहां होगा क्या? वह आपको चीजें याद होती जाएंगी। मैंने बताया हुआ था, कुछ पढ़ा फिर थोड़े सो लिया, कुछ पढ़ा फिर थोड़े सो लिया। जब कुछ पढ़ोगे सो लोगे तो क्या होगा? वो आपको चीज याद हो जाएगी। अधिक समय तक स्मरण, अधिक समय तक स्मरण करने पर बल, अधिक समय तक स्मरण करने पर बल देना की इच्छा रखना। यानी और फिर क्या? स्मरण करने के पश्चात थोड़ा विश्राम कर लेना, स्मरण करने के पश्चात थोड़ा विश्राम,
यानी थोड़ा पढ़ा थोड़ा आराम कर लिया, थोड़ा पढ़ा थोड़ा आराम कर लिया। तो ये क्या है, ये भी इसका उपाय हो सकता है करने के लिए। पाठ को दोहराते रहना यानी अभ्यास, यहाँ पे दोहराना, लगातार दोहराएंगे। तो मैंने बताया तो दोहराने पे देखिए, मैंने एग्जांपल बताया हुआ था कि दोहराया तो लर्निंग उसकी रह गई। अगर 8 बार दोहराया तो 60% तक रहा। वहीं अगर वो और दोहराता तो पूरी की पूरी उसकी लर्निंग बनी रहती। साहचर्य स्थापित करना सबसे बड़ा काम है। क्या? साहचर्य स्थापित करना, एसोसिएशन। साहचर्य स्थापित करेंगे यानी उस वस्तु का रिलेशन कहाँ पे है, उस वस्तु का रिलेशन कहाँ पे है, मैंने वो बताया था, वो शब्दों के रूप में और वस्तुओं के रूप में। साहचर्य कैसे स्थापित करेंगे? शब्दों के रूप में और वस्तुओं के रूप में। निमोनिक्स बना करके उस शब्दों को बना करके कोडिंग करके जब बना लेंगे कि यह पेन कहाँ रखेंगे, पेन ड्रॉवर में रखेंगे, और यह जो लैपटॉप वो कहाँ रखेंगे, उस चीजों को वो कहाँ रखेंगे, उसका अगर बना लेंगे साहचर्य, तो क्या होगा, आप फॉरगेट नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं। और फिर क्या? और सस्वर वाचन करना, बोल बोल के वाचन करना। इसीलिए बच्चों को बोला जाता है सस्वर वाचन, सस्वर वाचन करो। तो आप क्या करोगे, जो बोलोगे सुनोगे भी, जो बोलोगे सुनोगे भी, दोनों तरह से खुले होते हैं। तो आप सस्वर वाचन करोगे तब भी क्या होगा, आप फॉरगेटिंग नहीं करोगे। इसको दूर करने के उपाय ये सारे हैं। चलिए यहां तक हमने सीख लिया। अब यहां से कुछ लेते हैं फॉरगेटिंग के कुछ उदाहरण, कुछ जो है प्रश्न। यहाँ तक आपको अगर कहीं नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लीजिएगा। यहाँ मैं एक बार हट जाता हूँ, नोट कर लीजिए। अगर आपको नोट करना है तो, आपको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। फिर कुछ प्रश्नों पे आते हैं। चलिए, हो गया होगा, आपने ले लिया होगा। चलिए प्रश्नों पे आते हैं। हाँ, मैंने कहा थोड़ा समय लगेगा क्योंकि फॉरगेटिंग को भी करना है, एक ही साथ में खत्म करना है, तो थोड़ा सा समय लगा है। 40 मिनट, 15 मिनट ज्यादा है। चलिए तो लेते हैं प्रश्न फॉरगेटिंग पे, विस्मरण पे। विस्मरण के प्रश्न लेते हैं। चलिए आते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? भूलने का कारण, भूलने का कारण कौन सा नहीं है? मानसिक द्वंद, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, शिक्षक की योग्यता। वाह, क्या बात है। श्रेणी देखता नहीं तुरंत जवाब देता है, क्या बात है, एकदम लाजवाब, सुंदर, गुड स्टूडेंट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जवाब 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 जवाब। 4, क्या होगा? 4 होगा। चलिए सुंदर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, राइट आंसर, राइट आंसर, सभी के राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। 4 था। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विस्मरण का प्रकार नहीं है? कौन सा विस्मरण का प्रकार नहीं है, यानी भूलने का प्रकार कौन सा नहीं है? भूलने का कौन सा प्रकार नहीं है? स्थायी विस्मरण, सक्रिय विस्मरण, निष्क्रिय विस्मरण, केवल एक। सही बात है, केवल एक। केवल एक जो है वह स्थायी विस्मरण का प्रकार नहीं है। बाकी सक्रिय विस्मरण भी होता है और निष्क्रिय विस्मरण, दोनों विस्मरण होते हैं। बहुत बढ़िया, केवल एक, केवल एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया। चले तीसरा प्रश्न लेते हैं। ग्रहण की गई बातों को धारण न कर सकना, ग्रहण की गई बातों को धारण न कर सकना क्या कहलाता है? अधिगम, स्मृति, विस्मृति, पुनर्बलन। अधिगम, स्मृति, विस्मृति, पुनर्बलन। अगर हमने कोई चीज को धारण नहीं किया है तो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा, स्मृति कहलाएगा, विस्मृति कहलाएगा, पुनर्बलन कहलाएगा। सही बात है, क्या कहलाएगा? वह विस्मृति कहलाएगा। अगर हम किसी चीज को धारण करने में सक्षम नहीं है तो क्या कहलाएगी? वो विस्मृति कहलाएगी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, ऋणात्मक स्मृति क्या है? ऋणात्मक स्मृति यानी हमने कुछ ग्रहण किया है और वह ऋणात्मक है, तो क्या कहेंगे? अल्पकालिक स्मृति, सक्रिय स्मृति, तात्कालिक स्मृति या विस्मृति? क्या कहलाएगी? ऋणात्मक स्मृति क्या कहलाएगी? अल्पकालिक, सक्रिय, तात्कालिक या विस्मृति? ऑब्वियसली धन होगा तो, अगर धनात्मक होगा तो स्मृति, ऋणात्मक होगा तो विस्मृति। क्या होगा? सॉरी, विस्मृति होगी। क्या होगा? विस्मृति होगी। अगर वह ऋणात्मक है तो विस्मृति होगी, धनात्मक धनात्मक होगा तो स्मृति है। अल्पकालिक, सक्रिय, तात्कालिक, ये सब तो स्मृति के रूप हैं। वही विस्मृति का रूप क्या हो? विस्मृति जो है उसका ऋणात्मक रूप है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन करने का किसके द्वारा, किस वर्ष में किया गया? तो मैं यहाँ पे मैंने बताया, मैं बता नहीं पाया, भूल गया। तो किसने किया? चलिए आप लोग थोड़ा जवाब दीजिए, आप ही लोग बता दीजिए। मैं बता नहीं पाया आपको, सन नहीं मैं बता पाया। तो क्या हो गया यहाँ पे? 1985। क्या है इसमें जवाब? एबिंगहास 1985 में। एबिंगहास 1985 में इन्होंने जो है यह स्मृति और विस्मृति दोनों देने का काम किया है। स्मृति और विस्मृति दोनों पे काम करने का काम जो है एबिंगहास ने 1985 में किया हुआ था। कहीं कहीं प्रश्न पूछता है स्मृति ह्रास
से कौन संबंधित है? स्मृति ह्रास, स्मृति या फिर विस्मृति से कौन संबंधित है? तो क्या कहेंगे? एबिंगहास। यहाँ पे जवाब होगा 3। राइट आंसर है 3। चलिए छठा प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? यानी विस्मृति भूलने का कारण क्या नहीं है? सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद या सीखने की दोषपूर्ण विधि। क्या होगा? सीखने के में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद या सीखने की दोषपूर्ण विधि। स्मरण करने की इच्छा, स्मरण करने की इच्छा यह कारण नहीं है, बाकी सारे कारण है। सीखने में कमी, मानसिक द्वंद, सीखने का दोषपूर्ण विधि। सही बात है, ये पीछे भी आए थे प्रश्न। चले तो जवाब हुआ क्या? 2। बहुत बढ़िया। तो ये जो है आज पूरा स्मरण और विस्मरण दोनों काम मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट किया है। तो कुछ सोर्सेस हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी ने ध्यान दिया। कहीं आपके प्रश्न रहेंगे तो हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। प्रश्न को हमें शेयर करिएगा। चलिए थैंक यू सो मच। थोड़ा समय आज ज्यादा हुआ है, फिर भी आज 2 टॉपिक हमने कवर किए। थैंक यू। ख्याल रखिए सभी लोग अपना।